गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने सीसैट का एक ओवरव्यू देखा था। मैंने आपको बताया था कि हाँ, रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक्स हमने बेसिक टॉपिक्स डिस्कस किए थे और परसेंटेज स्टार्ट किया था। परसेंटेज का बेसिक डिस्कस किया था, ठीक है। और परसेंटेज के बेसिक के साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। वहीं से आगे जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आयुष, विजय, अजय, प्रिया, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। सो जो हमने, अगर आपको पता हो कि जो लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए कि आपको देखना है क्या, ठीक है, इस क्वेश्चन में और पिछले में क्या फर्क है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ो तो क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इंक्रीज्ड बाय 30%, देन इट्स कंजम्पशन मस्ट बी डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट व्हाइल एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 10%। कहा जा रहा है कि सब्जियों की कीमत में 30% की बढ़ोतरी हो जाती है। कीमत में 30% की बढ़ोतरी हो जाती है, उसकी खपत में। अब देखो, अब कोई चीज अगर दाम बढ़ेगा और आप खर्चा नहीं बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपको कम खरीदनी पड़ेगी। तो कहा जा रहा है कि खपत में कितनी कमी करनी पड़े, लेकिन साथ साथ में एक कंडीशन कहा गया है। एक कंडीशन ये कह रहा है कि जो खर्चा है टोटल, उसको 10% बढ़ा दिया जाता है, उसको 10% बढ़ा दिया जाता है। अब अगर पिछले क्वेश्चंस का आपको आइडिया हो, हम करते क्या थे कि भाई जो परसेंटेज में वैल्यू लिखी हुई है उसको हम प्राइस के हिसाब से तुलना कर लेते थे। स्टार्टिंग में वही चीज यहां भी करनी है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसमें कोई आपका चेंज नहीं होगा। बदला क्या जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बेसिक है वो चीज क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिक में मैंने आपको बताया था कि भाई यहां कहा गया 30%, 30%। तो 30% मीन्स 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। अब 3/10 का मतलब क्या है? ये प्राइस है जो कि 30% बढ़ रही है, 30% इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई 30% को मैंने भिन्न में लिखा तो 3/10, और 3/10 से दाम बढ़ने का मतलब है कि अगर उसकी स्टार्टिंग में प्राइस 10 रुपए थी तो अभी वो 3 रुपए बढ़कर 13 रुपए हो जाती है। इतनी चीज समझनी है। तो स्टेप 1, अगर किसी को प्रॉब्लम जिस भी स्टेप में होगी आप मेंशन कर देना कि इस स्टेप में समस्या है। तो प्राइस जो है, प्राइस क्या आ रहा है? 10 से 13। प्राइस तो बढ़ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बेसिक हम पिछले भी क्वेश्चंस में कर रहे थे, यहां भी कर रहे हैं कि प्राइस क्या हो रहा है? 10 से 13। अब देखो क्वांटिटी जो कंजम्पशन है, भाई कितने किलो की खपत है, वो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी में मैं कह सकता हूं कि भाई इसको मैं रिवर्स करता था, प्राइस को यहां पर 13 और यहां पर 10। 13 और 10 कब करता था? जब एक्सपेंडिचर सेम होता था, जब खर्च सेम होता था। लेकिन यहां कहा क्या जा रहा है कि खर्च भी 10% बढ़ गया। अब आप देखिए, ये पहले वाला प्राइस है और ये पहले वाला कंजम्पशन है। ये बाद वाला प्राइस है और ये बाद वाला कंजम्पशन है। अब यहां पर आपको जो मेन चीज समझनी है, 10 और 13 और 13 और 10, ये कब लिखते थे? जब एक्सपेंडिचर खर्च पहले जैसा ही हो। अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 10 रुपए के हिसाब से आप 13 किलो सब्जी खरीद रहे हो तो आपका जो खर्च है वो अभी 100 या पहले जो है वो 130 रुपए था। पहले जो खर्च है वो आपका 800/13। दिव्यम 800/13%। अगेन मुझे नहीं पता आप सही हो या गलत हो, बट उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। 800/13 आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा, ऑप्शन इस फॉर्मेट में नहीं होगा, उसको आप चेंज कर लेना। अगर आपने किया हो तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अब यहां पर ध्यान रखिए कि भाई जो क्वांटिटी है वो आपका 10 नहीं होगी, क्योंकि कहा जा रहा है एक्सपेंडिचर पे फर्क पड़ रहा है। तो मैंने पहले वाला एक्सपेंडिचर निकाल दिया, पहले वाले पे कोई चेंज नहीं है। अब यहां पर बात हो रही है कि एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया। इसका 10% अगर और जुड़ जाएगा तो भाई 130 का 10% का मतलब 10% में मैंने आपको बताया था कि पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो ये 13 हो जाएगा। ये डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा।
ठीक है, 10% 13 यानी कि 143। तो पहले आपके पास खर्चे के लिए 130 रुपए थे, 10 रुपए के हिसाब से आप 13 किलो खरीद रहे थे। अभी आप खर्चे के लिए 143 रुपए हैं, भाई 143 रुपए लेके आप बाजार जाते हो और 13 रुपए के हिसाब से आलू मिल रहा है, आप कितने किलो आलू खरीदोगे? 143। ध्यान से देखिए, 143 रुपए आप बाजार लेकर जाते हो, 13 रुपए के हिसाब से आलू मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 143/13 इतनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी। अगर 100 रुपए हैं और 5 रुपए की एक पेन मिल रही है, तो टोटल पेन कितनी खरीदी जाएगी? 100/5। वही चीज यहां भी है, 143/13, तो इसको हम लिख सकते हैं 11। तो अब यहां पर यह पहले की क्वांटिटी या पहले का कंजम्पशन था, खपत, और यह बाद की खपत है, कब की? जब आपका प्राइस 30% बढ़ गया है और एक्सपेंडिचर खर्च जो है वो 10% बढ़ गया है। तो आप कह सकते हो कि पहले के मुकाबले अभी 2 किलो कम खरीदा जा रहा है, पहले के मुकाबले अभी 2 किलो कम खरीदा जा रहा है। तो परसेंटेज चेंज किसमें? इन कंजम्पशन, खपत में प्रतिशत की जो कमी है बराबर कितने की कमी हो रही है? 2 की। क्लियर? 2 की कमी हो रही है, कितने पे? भाई हमेशा पहले वाले पे निकालते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी ये बार बार रिपीट किया था कि बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे कि 11 पे निकालेंगे। 11 बाद वाली वैल्यू है, जो चेंज होगा वो पहले के हिसाब से ही होगा। तो 2/13, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो यहां से आपका ये हो गया 200/13%। अब देखिए 200/13% गलत नहीं है, लेकिन जब आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो एग्जाम में आपको ऑप्शन 200/13% नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आपका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है। 200 बड़ा है और 13 छोटा है, अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो उस वैल्यू को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 13 एकम 13, 6 और 0, ठीक है, 13 चौको 52, 14 सही 8/13%। ठीक है, 14 सही 8/13% क्या होगा? कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा गिवन कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, एक बार एक्सपेंडिचर से रिपीट करना। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, समझने वाली बात क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। भाई 30% को 3/10 लिखा। 30% क्या था? प्राइस का बढ़ना था। अब प्राइस का बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर पहले की प्राइस 10 रुपए थी तो अभी 3 रुपए बढ़कर 13 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 10 से 13। प्रॉब्लम कहां होगी कि मैंने इसको 13 से 11 क्यों लिखा, इसको 13 क्यों लिखा? तो अगर पिछले क्वेश्चन में आपको ध्यान हो तो इसको हम रिवर्स कर देते थे। मैंने आपको समझाया था क्यों करते हैं, कैलकुलेट करके वैल्यू को, कि एक्सपेंडिचर खर्च को समान रखना है। तो अगर खर्च समान रखना होता तो ये 13 हो जाता, ये 10 हो जाता था, बाकी कुछ करना नहीं है। लेकिन यहां खर्च को बदला गया है, तो पहले वाला खर्च तो रहेगा ही रहेगा, पहले वाला खर्च रहेगा ही रहेगा, तो पहले वाली खपत तो रहेगी ही रहेगी। तो 10 रुपए के हिसाब से आप 13 किलो अगर खरीद रहे हो तो खर्च यहां पर 130 रुपए हो गया। ठीक है, ये 130 हो गया। अगर मैं यहां भी 10 ले लेता तो ये भी 130 हो जाता, खर्च बराबर हो जाता। लेकिन कहा गया है कि while एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई 10%, जबकि खर्च को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो खर्च ये पहले वाला आ गया, इसको 10% अगर आप बढ़ाओगे तो 130 का 10% 13 हो गया। पहले 130 था, उसका 10% बढ़ गया, तो बाद के लिए खर्च करने के लिए आपके पास 143 रुपए हैं। अब 143 रुपए हैं, दाम कितना है? 13 रुपए। अगर बाजार जाते हो आपके पास 143 रुपए हैं, 13 रुपए के हिसाब से आलू मिल रहा है। आपसे अगर कोई पूछे कितने किलो आलू आपको खरीदोगे, तो आपको सिंपल सा है कि 143 को हम 13 से भाग कर देंगे, और 143 को जब 13 से भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 11। इसका मतलब क्या है कि पहले आप 13 किलो खरीद रहे थे, अब आप 11 किलो खरीद रहे हैं, यानी कि पहले के मुकाबले अब 2 किलो कम खरीद रहे हैं। उसी 2 किलो को परसेंट में बदल देना है। अब परसेंट में बदलने के लिए मैंने आपको कहा कंपेयर करने के लिए एक वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए,
और इस कंडीशन में क्या है, वो पहले वाली वैल्यू है या पहले वाली खपत है। तो पहले खपत 13 किलो थी, 2 किलो कम हो गया तो उसी को परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे, 2/13, और परसेंटेज में लिखना आएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 100। किसी को इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। 15 सही, ओके। 13 1, ओके, सॉरी, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। सही आपने याद दिलाया है, 15 सही 5/13% होगा, ठीक है। 15 सही 5/13, 15 150, 45 195, ठीक है। हाँ, 15 सही 5/13%, ठीक है विजय। 15 सही 5/13, विजय, शुभम, ठीक है। 15 सही 5/13। बात क्लियर है इतनी, ठीक है। तो अब ध्यान रहे आगे आने वाले क्वेश्चंस में यही चीजें होंगी कि एक्सपेंडिचर पे फर्क पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर के फिर फर्क पड़ेगा तो पहले वाला एक्सपेंडिचर तो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, बाद में क्या हो रहा है उसको जो भी दिया गया है उसके हिसाब से आप बदल लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन जरा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अगेन, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 20%। यदि चीनी के दाम में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। देन कंजम्पशन मस्ट बी डिक्रीज्ड बाई व्हाट परसेंट व्हाइल एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई 10%। अभी कहा जा रहा है प्राइस में 20% बढ़ोतरी हो रही है, खपत को कितना कम किया जाए, जबकि साथ साथ में एक कंडीशन हो रहा है खर्च को बढ़ाया जा रहा है। फटाफट निकालिए, किसी का आंसर अभी नहीं आया। फिर से वही चीज करनी है। 20% है भाई, 20% का मतलब 1/5। ये प्राइस है और हो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस को मैं लिख सकता हूं कि प्राइस 1/5 से बढ़ रहा है, इसका मतलब प्राइस 5 से 6 हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, एकदम पिछले वाला क्वेश्चन है, बस खाली वैल्यू चेंज है। जिसको वहां पर कोई दिक्कत रही होगी यहां पर क्लियर हो जाएगा। क्वांटिटी की बात मैं करूं तो क्वांटिटी में भाई यहां 6 तो होगी ही होगी पहले के हिसाब से, और यहां 5 की कंडीशन है। अगर 6 और 5 इसको मैं रिवर्स कर दूं तो ये कंडीशन कब की है, जब एक्सपेंडिचर जो है वो आपका सेम रहे। यहां भी सेम है और यहां भी सेम है, जबकि कहा जा रहा है एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ाया गया। अब अगर ऐसा 10% बढ़ाया गया है तो ये सेम नहीं रहेगा और फिर ये 5 नहीं रहेगा। अब बात की जाए आगे की, तो इसका मतलब यह है कि यहां एक्सपेंडिचर क्या था, 30 था। एक्सपेंडिचर यहां क्या था, 30 था। 8 से 1/3% आ गया है दिव्यम का। दिव्यम सही तो था, ठीक है। इसका 10% बढ़ाया गया तो इसका 10% क्या हो जाएगा भाई, 30 का 10% आप कहोगे 3 हो जाएगा। तो 30 और 3 ये आपका 33 हो गया। यानी कि पहले एक्सपेंडिचर आपका 30 था तो अभी 33 है। फिर से क्वेश्चन वही है कि 33 रुपए लेके आप बाजार जाते हो, अगर चीनी की कीमत 6 रुपए पर किलो है तो कितने किलो खरीदोगे। आपका सिंपल सा जवाब होगा भाई 33/6। 33/6 यानी कि यहां पर जो है 5.5, 6 पंचे 30 दशमलव आएगा 3, 5.5। पहले आप 6 किलो खरीद रहे थे, अब 5.5 खरीद रहे हो। पहले के मुकाबले कितने की कमी है, आप कह दोगे कि 0.5 की कमी है। अब 0.5 की कमी है, यहां पर आप निकालो परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन निकाल रहे हैं, ध्यान रहे, ठीक है। खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, वो चीज आपका खपत में कमी कितनी हुई है, 0.5, कितने से, 6 से। और परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100। आप चाहो तो ये दशमलव और ये 0 काट दो भाई, दशमलव और 0 1 कट जाएगा। 2 से आपका ये 3 हो गया, 2 से आपका 10 कट गया 5, ये हो गया आपका 25/3%। फिर से मैंने कहा है कि जब कभी भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, अंश हर से बड़ा होगा, परसेंटेज कर रहे होंगे,
तो 99.99% चांस ये है कि आपका जो ऑप्शन होगा एग्जाम में वो मिक्स फ्रैक्शन में होगा। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 8 सही 1/3%। ठीक है, 8 तियां 24 और 1 25, 8 सही 1/3% की क्या होगी, कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी आपको। 8 सही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है सबको। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आठ सही 1/3%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा सा मैं भी स्पीड से चलूंगा भाई, आप लोगों को भी पता है कि हाँ क्रैश कोर्स है, तो अगर मैं स्पीड से चीज़ों को नहीं करूंगा तो यही होगा कि लास्ट में या तो मैं कोई टॉपिक छोड़ूंगा या लास्ट की चीज़ों को मैं खींचूंगा। तो परसेंटेज मैंने कहा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, पहली दूसरी क्लास भी है। आप लोग भी कोशिश करिए कि हाँ ठीक है, अपने आप वो स्पीड जनरेट कर लेंगे आप लोग तो अच्छी बात रहेगी। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम करेंगे एग्जाम प्रैक्टिस के टाइम पे, जिससे आप घर जाकर जो अपना टाइम है वो सीसैट के लिए थोड़ा सा ना सोच के जीएस के बारे में ज्यादा सोचेंगे। अगर सीसैट वाला पोर्शन यहां पर आपको लग रहा है कि तैयार हो रहा है अच्छे से, तो और वो तैयार कराना ऑब्वियसली मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर 50% अगर वो मेरी जिम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं 50% वो आपकी भी जिम्मेदारी है कि क्लास में आप अटेंटिव होकर जो चीजें कराई जा रही हैं उन चीजों को करो। उन चीजों को करने के बाद में फिर आप देखना कि हाँ ठीक है, आप किसी भी साल का पेपर उठाना, परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं आप देखो कि आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हैं तो देखो कमी कहां रह गई। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि सीसैट वाली प्रॉब्लम कोशिश ये करो कि क्लास में ही आपका रिजॉल्व हो जाए, कि घर पे टाइम जब आप एक्स्ट्रा बचता है आपके पास में तो आप जीएस को दे सके। ठीक है, 11 सही 1/3, 11 सही अल्पना देखना 11 से 1/9 आना चाहिए। ठीक है, कहा गया है कि सब्जियों की कीमत में 10% की कमी। अब 10% की सब्जियों की कीमत में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो इसका मतलब 10% का मतलब 1/10, तो प्राइस जो है आपका वो 10 से 9 कम हो रहा है, अब बढ़ नहीं रहा है, तो 10 से 9, और प्राइस अगर 10 से 9 है तो क्वांटिटी जो है वो 9 से 10 होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है इसलिए मैं यही वैल्यू लिख रहा हूं। एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा भाई, अगर 10 रुपए किलो के हिसाब से आप 9 किलो खरीद रहे थे तो 90 हो गया। कहा जा रहा है आगे कि खर्च को 20% कम कर दिया जाए, एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड बाई 20%, तो इसको अगर 20% कम किया जाए, 90 का 20% 18 हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया हुआ है 90 का 20% निकालना है, आप सीधा 10% निकाल लो। 10% के लिए मैंने कहा एक अंक पे दशमलव लगा दो तो ये 9.0 यानी कि 9 हो जाएगा। 20% निकालना है तो इसका 2 गुना और इसका 2 गुना 18, तो 90 से 18 कम कर दीजिए, 72 हो गया। और 72 हो गया, अब 72 रुपए है, दाम 9 रुपए है, तो कितने किलो आप खरीदोगे भाई, 72/9, और 72/9 का मतलब 8 kg। तो अब यहां से आपकी वैल्यू आ गई कि भाई पहले 9 किलो खरीद रहे थे, अभी कितना खरीद रहे हो 8, कितने की कमी आ रही है 1 की, और कितने पे 9 पे, तो परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन, खपत में जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही है 1/9। अब 1/9 को सीधा हमें पता है, अगर आपको याद हो कि 1/9 को परसेंटेज में हम क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। 1/9 को परसेंटेज में 11 सही 1/9% लिख सकते हैं। तो अब यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करके वो सब करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही 1/9 आया वो परसेंट में लिखना है तो 11 सही 1/9%। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन का प्रारूप फिर से बदल रहा है। अभी तक बात दाम और पहले था कि हाँ एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर रह रहा था, केवल प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी, उस आधार पर हमें बताना था कि कंजम्पशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो कितना होगा। अब क्या है कि आपका फिर आया कि एक्सपेंडिचर में फर्क पड़ रहा है। फिर दूसरी चीज आ रही है, क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे कि इफ प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 10%, तो प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है, पहले जैसा ही है, डिक्रीज हो इंक्रीज हो, तो पहली लाइन जो है वो पिछले क्वेश्चंस जो हमने किए हैं वैसा ही है। ठीक है, एंड रिड्यूस्ड 10 kg ऑफ इट्स कंजम्पशन। ठीक है,
एंड रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाई 20%। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसलेशन गड़बड़ है, एक बार हिंदी आप पढ़ लेंगे फिर मैं आपको समझा दूंगा। यदि सब्जियों की कीमत में 10% की कमी हो जाए तो उसके खपत में 10 किलोग्राम की कमी कर दिया गया। ठीक है, अब देखो कीमत में क्या हो रहा है, 10% घट जा रहा है, तो खपत में 10 किलोग्राम की कमी हो जाती है, लेकिन साथ साथ में खर्च को भी 20% कम कर दिया जाता है। तो ज्ञात करें आरंभिक मात्रा और बाद की मात्रा, कि पहले कितना खर्च किया जा रहा था या पहले कितने किलो खरीदा जा रहा था और बाद में कितना किलो खरीदा जा रहा है, यह चीज पूछी जा रही है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा। इंग्लिश में जो लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ट्रांसलेशन में बस सिंपल सा एक कॉमा और एक व्हाट वाई का फर्क है, तो हिंदी में आप पढ़ लीजिए, आई होप क्लियर हो जाएगा चीजें। कि सब्जियों की कीमत में 10% की कमी हो जाए। अब 10% की कमी हो जाए तो 10% को मैंने ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, 10% का मतलब 1/10, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है प्राइस। तो प्राइस को मैं लिख सकता हूं कि प्राइस आपका 10 से 9 हो जाए। फिर कहा जा रहा है कि जो कंजम्पशन है वो 10 किलो कम हो जाए। अब 10 किलो कम हो जाए, अब यहां ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर को भी 20% कम करना है। अब एक्सपेंडिचर को अगर 20% कम करना है तो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो आप देखो क्वांटिटी 9 हो जाएगी, पहले जैसा ही है, क्या चीज चेंज हो रही है, ये 9 हो गया, ये 10 हो जाएगा। लेकिन 10 कब होता है, जब एक्सपेंडिचर सेम है, क्योंकि एक्सपेंडिचर को भी यहां पर 20% कम करने की बात कही गई है, इसीलिए ये वाली वैल्यू मैं अभी नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पर एक्सपेंडिचर की बात आ रही है, तो एक्सपेंडिचर को देखिए 10 और 9, ये आपका 90 हो गया। पिछला क्वेश्चन को अगर आप देखिए, भाई 10 रुपए के हिसाब से आप 9 किलो खरीद रहे हो तो 90 टोटल खर्चा हो गया। अब कहा जा रहा है खर्च को 20% कम कर दिया जाए, तो खर्च को 20% कम कर दीजिए, -20%, 90 का 20% क्या हो गया, 18। यानी कि पहले 90 रुपए खर्च हो रहे थे, अब आपके पास 72 रुपए ही है खर्च करने के लिए। लेकिन फर्क क्या है कि पहले प्राइस 10 था और अभी 9 है, तो अभी आपका जो खर्चा, आप क्वांटिटी जो खरीदोगे वो 72/9 यानी कि 8 किलो खरीदोगे। अब ये 9, 8, 10, 9 जो कुछ भी लिखा है ये हमने परसेंटेज के हिसाब से लिखा है। अब जो हमें फाइनल 30, 50, दिव्यम फिर से देखो एक बार वैल्यूज को आप अपने, ठीक है, जो मैंने कहा है उनके हिसाब से आप कंपेयर करो। इतनी चीजें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए प्राइस 10 से 9 हुआ, मैंने कहा पहले क्वांटिटी ये वाली वैल्यू हम ले लेते हैं तो 9 हो गया, क्योंकि ये 10 तब लेते हैं जब एक्सपेंडिचर सेम रहे, एक्सपेंडिचर को भी घटाया जा रहा है, तो ये 9 हो गया। यानी कि पहले का खर्च 90 था, एक्सपेंडिचर को अब घटाया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से आप चेंज कर दीजिए। तो कहा गया है कि एक्सपेंडिचर को घटाया जा रहा है कितना, 20%, 90 का 20% 18, मैंने 18 घटा दिया तो 72 आ गया। पहले का एक्सपेंडिचर 90 था, बाद का 72 हो गया। पहले का दाम 10 था, अभी का दाम 9 है, तो अभी का दाम अगर 9 है, आपके पास 72 रुपए है, तो 8 किलो खरीदोगे। अब पहले के मुकाबले आप देखो आप कितना कम खरीद रहे हो, आपके कहोगे 1 किलो, ठीक है। पहले आप 9 किलो खरीद रहे थे, अब आप 8 किलो खरीद रहे हो, तो पहले के मुकाबले 1 किलो खरीद रहे हो, 1 किलो कम खरीद रहे हो। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है रिड्यूस 10 kg ऑफ इट्स कंजम्पशन, कंजम्पशन को 10 किलोग्राम कम कर दिया गया, खपत को 10 किलोग्राम कम कर दिया गया। हमारे हिसाब से कितना खपत कम हो रही है, 1। क्वेश्चन में कह रहा है 10, तो जो हमारा 1 है वो एक्चुअली में क्वेश्चन का 10 kg है, यानी कि ये 10 गुना ज्यादा है। अब 10 गुना ज्यादा है या 10 का फैक्टर मिल गया, तो इसको भी 10 गुना ज्यादा कर दीजिए, ये आपका 80 kg हो गया, और इसको भी 10 गुना ज्यादा कर दीजिए तो ये आपका 90 kg हो गया। आप देखिए ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी है, ये आपकी आरंभिक मात्रा थी, और ये आपकी लास्ट वाली या फाइनल क्वांटिटी है, तो 90 और 80, ठीक है। दिव्यम आप देखना कि हाँ ठीक है, आपका 50 और 40 आ रहा है, कहां से आ रहा है, और मेरे तरीके में और आपके तरीके में फर्क क्या है, ठीक है। तो ये चीज देखना कि आंसर में आपका डिफरेंस जो है वो कहां से आ रहा है। तो ध्यान रहे, कैसे भी आप करोगे जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 90 और 80 होगा। तो करना क्या है, जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे बस उसी में एक एक्स्ट्रा चीज और आ गई है,
तो पिछला क्वेश्चन करने के बाद, वैसा करने के बाद में ये जो वैल्यू थी, पहले हमसे जो पूछता था परसेंटेज कितना कम हुआ, अब हमसे इनिशियल और फाइनल वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो हमारी जो कमी यहां आ रही है उसको क्वेश्चन में दी गई वैल्यू से कंपेयर कर देंगे और कंपेयर करने के बाद में हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, यू गॉट योर मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। दाम को 20% बढ़ा दिया जाता है, खर्चे को 20% कम कर दिया जाता है। ठीक है, इफ इनिशियल कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली इज 180 kg, देन फाइंड आउट फाइनल कंजम्पशन एंड डिक्रीमेंट इन द कंजम्पशन। अगर आरंभिक में एक परिवार की जो खपत थी वो 180 किलो थी, तो बाद में उसकी खपत कितनी रह गई और खपत में कितनी कमी हुई। बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। अब वो डिफरेंस ना देके इनिशियल वैल्यू दी हुई है, तो आप देखिए स्टार्ट कहां से करना है। कहा गया प्राइस को 20% इंक्रीज किया जा रहा है। 20% का मतलब 1/5, तो प्राइस हो गया आपका, भाई ये इनिशियल प्राइस है आरंभ में जितना था, और ये बाद का ये आपका फाइनल प्राइस होगा। क्योंकि प्राइस इंक्रीज किया जा रहा है कितने से, 1/5 से, तो यहां पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्राइस पहले 5 था और ये 6 हो गया। अब 5 और 6 हो गया, अब बात किसकी आती है, अब क्वांटिटी की बात आती है, खपत की बात आती है, कितना किलो खपत हो रहा है, क्वांटिटी आपका। ये 6 और 5, यहां पर 6 और यहां पर 5 हम लिखते, कब लिखते यहां पर 6 और 5, जब एक्सपेंडिचर सेम होता। लेकिन जब एक्सपेंडिचर सेम नहीं है, एक्सपेंडिचर भी घट या बढ़ रहा है, तो खाली ये वैल्यू लिख के इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर के हिसाब से डिपेंड करेगा कि ये बढ़ रही है या घट रही है। अब आप देखो 5 रुपए के हिसाब से आप 6 किलो खरीदते हो, तो आपका खर्चा कितना है, आप कहोगे भाई 30 रुपए। 5 रुपए के हिसाब से अगर आप 6 किलो कोई आइटम खरीदते हो, कोई सामान खरीदते हो, तो 30 रुपए। एक्सपेंडिचर वो कहा जा रहा है फर्दर कि एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, खर्चे को 20% कम कर दिया जा रहा है। जरा इसको 20% आप कम कर दीजिए, 30 का 20% 6 हो जाएगा, और 30 का 20% 6 का मतलब ये हो गया आपका 24। पहले आपके पास खर्च के लिए 30 रुपए थे, अभी आप खर्च के लिए 24 ही रुपए हैं। तो अब 24 रुपए लेके अगर आप बाजार जाते हो और 6 रुपए के हिसाब से आप कितने किलो चीनी खरीदोगे, तो आप कहोगे कि भाई 24 को 6 से भाग कर देते हैं, ये हो गया 4। बात क्लियर है। अब इसका मतलब यह है कि पहले हमारा कंजम्पशन अगर 6 था, तो बाद का कंजम्पशन 4 है। पहले अगर कंजम्पशन 6 था, 2700, 360, अल्पना डिक्रीज 30 kg। क्यों गलत कर रहे हो सब, ठीक है। 2700 और 360 तो कैसे भी नहीं आएगा। अनुराधा आप देखो वो कह ही रहा है इनिशियल कंजम्पशन, आप स्टार्टिंग में खर्च ही 180 kg कर रहे हो, और आपको यहां दिख रहा है कि बाद में तो कम हो रहा है, तो 180 से ज्यादा तो वैल्यू आएगी ही नहीं, वैसे ही नहीं आएगी। फिर से शुभम, बेटा इनिशियल तो दे रखा है 180, इनिशियल कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली इज 180 kg, इनिशियल कंजम्पशन दे रखा है, हमें फाइनल निकालना है और दोनों का डिफरेंस। फाइनल कंजम्पशन 60 एंड रिड्यूस्ड बाय 30 kg। दिव्यम 120। विजय फिर से देखो क्यों दिक्कत हो रही है सबको, ठीक है, क्यों दिक्कत हो रही है इसमें। अजय ठीक है 120 60, ठीक है, दिव्यम 120 ठीक है। विजय आप देखो फाइनल कंजम्पशन कैसे, आप अगर 180 इनिशियल है और फाइनल को अगर आप 60 कहते हो, तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस है वो 120 हो गया, डिफरेंस 30 कैसे आएगा, ठीक है। तो अल्पना सही, तो 60 और 4 हो गया। ये इनिशियल हमारे हिसाब से 6 आया है, क्योंकि अभी तक वैल्यू को हम केवल परसेंटेज में ही सॉल्व कर रहे हैं। जो भी परसेंटेज में वैल्यू दी है, अभी रियल वैल्यू एक भी पुट की ही नहीं है। रियल वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 180 kg,
और ये 180 केजी क्या है, इनिशियल कंजम्पशन, आरंभिक खपत है। हमारे हिसाब से आरंभिक खपत क्या है, आप कहोगे हमारे हिसाब से आरंभिक खपत जो है वो 6 है। अब आरंभिक खपत अगर हमारे हिसाब से 6 है तो 6 को अगर आप 180 से कंपेयर करोगे तो आप कहोगे ये 30 गुना है। अब आप खुद ही देखो, अगर ये 30 गुना है तभी तो ये 180 केजी हुआ, तो ये आपका 30 गुना हो जाएगा और ये आपका 30 गुना हो जाएगा, तो ये आपका 120 केजी। अब आप देखो, ये आपकी इनिशियल कंजम्पशन है, आरंभिक खपत है, ये फाइनल कंजम्पशन है, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका 60 केजी। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, विजय गॉट इट, शुभम, अनुराधा, ठीक है, अल्पना ने अपना सही कर लिया। मिस्टेक कहां हो रही है, ये बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, बात आप मेरी समझ रहे हो, बड़े आसान से क्वेश्चन है। अगर प्रॉब्लम यहां पर हो रही है तो आप बताओ कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आ रही है। अभी हमने तो बस ये है कि एक एक चीज ऐड कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, भाई यहां तक ये चीज और इसमें ये चीज तो है, वो तो सेम ही है जो जितने क्वेश्चन हम करते चले आ रहे हैं, इवन ये भी सेम है। क्या फर्क पड़ रहा है, अब यहां एक एक्चुअल वैल्यू दी गई है, उस एक्चुअल वैल्यू को आप जो कुछ भी रख रहे हो उससे कंपेयर कर दो। किसी ने यहां 20 लिया है, उसके भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने यहां 20 लिया है तो उसी हिसाब से वैल्यू यहां आएगी। अगर कोई यहां 12 लेगा तो 8 आएगा, यहां कोई यहां 24 लेगा तो यहां 16 आएगा, तो उस पर कोई आंसर पे फर्क पड़ेगा ही नहीं। परसेंटेज का मैंने पहले ही बताया, परसेंटेज मीन 100, तो अगर 10% मैं बोल रहा हूं यानी कि 100 में 10% कोई और बोल रहा है, उसका भी कहने का मतलब है 100 में 10, तीसरा भी 10% बोल रहा है, उसका भी मतलब है 100 में 10। इसीलिए परसेंटेज के क्वेश्चन को सबसे पहले आप सब कुछ परसेंटेज में ही सॉल्व कर लो, एट लास्ट में वैल्यू हम पुट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही वैल्यू पुट करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर आप दशमलव में जाओगे, फ्रैक्शन में जाओगे, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो जितने लोगों ने भी अभी भी, ठीक है, संजय का 108 72, बेटा 108 और 72 कैसे आ गया, ठीक है, देखना एक बार संजय, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछना। मैंने कहा ना ये 5 से 6 है तो क्वांटिटी 6 हो गई, एक्सपेंडिचर 30 हो गया, एक्सपेंडिचर को 20% कम किया तो 30 का 20% 6 हो गया, 24 हो गया। अभी आपके पास 24 रुपए हैं, प्राइस 6 रुपए है, तो 4 ही किलो तो खरीदोगे भाई। अब 4 किलो आप खरीद रहे हो, 6 किलो पहले खरीद रहे थे, पहले की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के हिसाब से 180 केजी है, तो आपकी वैल्यू 6 है और 180 को कंपेयर करोगे तो 30 गुना ज्यादा है। अब यहां पर अगर किसी को जिस भी स्टेप में प्रॉब्लम हो वो बताओ, क्योंकि अगर नहीं पता चलेगा तो मैं कैसे समझाऊंगा आपको। 30 गुना ये ज्यादा है, 30 गुना ये ज्यादा है, तो ये 120 किलो हो गया। ये वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, ये निकालनी थी, ये 120 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालना था जो कि 60 है, ठीक है। तो संजय सही कर लेना, आपका 108 72 गलत है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ना, अब फिर से चेंज हुआ है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो, मेन चीज प्रॉब्लम ये है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, पहले ही लग जाते हो। एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो और फिर इसके बाद में जो भी है वो आप बोलो कि हाँ ठीक है, यहां से चीजें जो हैं वो ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन में कहा गया है इस क्वेश्चन में कि प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, देन अ लेडी परचेज्ड 5 kg लेस शुगर इन ₹100, फाइंड आउट इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर एंड चेंज प्राइस। कहा गया है यदि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो जाए। अब आपको पहले से ही पता है कि भाई अगर किसी भी चीज की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है तो उतने ही पैसे में आप बाद में बढ़े हुए दाम में अगर चीज खरीद रहे हो तो कम खरीदोगे। तो वही चीज है कि अगर चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो एक औरत है वो 100 रुपए में अब 5 किलो कम चीनी खरीद रही है। तो यहां पर एक चीज पकड़ने वाली है कि अब एक्सपेंडिचर सेम है, 100 रुपए पहले भी खर्च कर रही थी, 100 रुपए अब भी खर्च कर रही है, लेकिन फर्क क्या है, क्योंकि दाम बढ़ गया है तो इसीलिए अब वह 5 किलो कम खरीद रही है, ठीक है।
एक एक स्टेप मैं करता हूं, एक एक स्टेप देखना, अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम होगी तो आप पूछना। सबसे पहले कहा गया है कि 20% जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। 20% का मतलब 1/5। तो यहां पर प्राइस जो है ये इनिशियल हो गया, ये चेंज प्राइस कह लूं या मैं फाइनल कह लूं, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से। इसका मतलब है इनिशियल आपका 5 था तो ये बढ़कर 6 हो जा रहा है, यही चीज तो है, 5 और 6 हो जा रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये पिछले के मुकाबले। अब क्योंकि एक्सपेंडिचर कहा गया है कि एक्सपेंडिचर, वो औरत जो है पहले भी 100 रुपए खर्च कर रही थी, अब भी 100 रुपए खर्च कर रही है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ये 100 रुपए हमें दिए हुए हैं। अब अगर एक्सपेंडिचर सेम हो तो मैंने आपको बार बार बताया था कि अगर एक्सपेंडिचर खर्च जो है वो पहले जैसा ही हो तो ये चीजें रिवर्स हो जाती हैं, यानी कि 6 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग मुझसे क्वेरी करेंगे कि आप तो यहां पर 6 पंचे 30 लिख रहे थे। भाई 30 तब लिख रहे थे जब एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो वो 6 पंचे 30 आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 100 अब भी है और 100 बाद में भी है, ठीक है। अब यहां थोड़ी देर के लिए आपको फोकस केवल यहां रखना है कि भाई एक्सपेंडिचर सेम है, क्या है उससे मतलब नहीं है। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो मैंने आपको बताया था कि 5 और 6 है तो ये रिवर्स हो जाएगा, 6 और 5, तो क्वांटिटी 6 से 5 हो गई। क्वांटिटी कितना कम हो रही है? 1। औरत के हिसाब से कितना कम हो रही है? 1 की वैल्यू कहा गया है 5 किलो। हम कह सकते हैं कि हमारे आंसर जो आ रहा है 6 से 5, वो 1 का डिफरेंस है, क्वेश्चन के हिसाब से वो 5 किलो है, ठीक है दिव्यम, ठीक है। लेकिन प्राइस बताना है, आपने क्वांटिटी बताई है, ठीक है। दाम बताना है, आरंभिक मूल्य तथा वर्तमान में कीमत ज्ञात करें, वो दाम बताना है पर केजी, आपने क्वांटिटी बताई है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां भी आपको लास्ट लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी आपने, तो वो 5 गुना का फर्क है, तो इसमें भी 5 आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 30 केजी हो गया, और इसमें आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 25 केजी हो गया। अब पहले वो 30 किलो खरीद रही थी, अब वो 25 किलो खरीद रही थी, ठीक है। पहले 30 किलो टोटल खरीद रही थी, अब 25 किलो खरीद रही है। प्राइस चेंज होने के बाद, प्राइस चेंज होने के बाद में वो 25 किलो खरीद रही है। बात आती है कि आपसे दाम पूछा गया, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में दाम पूछा जाए तो आपको पर केजी निकालना होता है कि 1 किलो का दाम कितना है। कितने रुपए थे उसके पास, तो हमने वो ऑलरेडी दिया हुआ है 100 रुपए थे, तो 100 रुपए पहले भी थे और 100 रुपए बाद में भी थे, तो आपको दाम निकालना है कितने का? 1 केजी का, 1 किलो का। पहले वो 100 रुपए में 30 किलो खरीद रही थी, तो 1 किलो का दाम कितना हो गया? 100/30। बाद में वो 100 रुपए में 25 किलो ही खरीद रही है, तो इसका दाम हो गया 100/25। तो 100/25 का मतलब हो गया 4 रुपी पर केजी। 1 किलो का दाम 4 रुपए। ये कब? जब बढ़ने के बाद, या बाद वाली वैल्यू। यहां हो गया आपका, ये 0 से 0 कट गया, 3 सही 1/3 पर केजी। अब ये आपका 3 सही 1/3 भी दे सकता है और 3.33 भी दे सकता है, क्योंकि डेसिमल नहीं है, ओ परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज में पूछा जाता है, जब आंसर परसेंटेज में होता है तब दशमलव नहीं लिखता है। तो 3 सही 1/3 भी हो सकता है और 3.33 भी हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात यह है, एक्सपेंडिचर सेम है तो मैंने कहा इन दोनों को रिवर्स कर दो, बाकी और कुछ नहीं है। और रिवर्स करने के बाद में मैंने अपनी वैल्यू पुट की, मेरे हिसाब से 1 है, क्वेश्चन कह रहा है 5, मैंने क्वेश्चन की बात मान ली 5, ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो गया 30, और ये 5 गुना हो गया 25। 100 ही रुपए थे उसके पास, तो पहले वो 30 किलो खरीद रही थी, अब 25 किलो खरीद रही है। इसका मतलब पहले 1 किलो का दाम 3.33 और बाद में 1 किलो का दाम 4 रुपए, ठीक है। शुभम 9 सही 1/3, बेटा 9 सही 1/3 कहां से ला रहे हो? ठीक है, अल्पना का ठीक है 10/3, और ठीक है शुभम ने ठीक किया, चलो 3 सही 1/3। बात क्लियर हो रही है इतनी? ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है
प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 25%, देन अ लेडी परचेज्ड 5 kg मोर शुगर, ठीक है, इन 200। अब क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, कितने से, 25% से। आप खुद ही सोचो, जब प्राइस कम होगा, किसी भी चीज का दाम घटेगा, तो आप उतने ही पैसे में ज्यादा सामान खरीदोगे। वही चीज यहां हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो वो 200 रुपए में 5 किलो ज्यादा खरीद रही है। इसका मतलब ये है कि पहले भी उसके पास 200 रुपए थे खर्च करने के लिए, और बाद में भी 200 रुपए, ठीक है, कोई नहीं सुन, ठीक है, तो पहले भी 200 रुपए थे और बाद में भी 200 रुपए है खर्च करने के लिए। क्वेश्चन का पैटर्न वही है, कहा गया है कि 25% प्राइस जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। 25% का मतलब हो गया 1/4। अब प्राइस 1/4 डिक्रीज हो रहा है, तो प्राइस की अगर बात करें, ये आपका इनिशियल प्राइस है और ये आपका फाइनल प्राइस है, बाद वाला है। तो प्राइस जो है 1/4 से डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 4 से 3 हो गया। जो कंजम्पशन है यानी कि क्वांटिटी जो है वो आपका 3 से 4 सीधा ही लिख देंगे। और 3 से 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है, क्या है वो बात की है, लेकिन एक्सपेंडिचर सेम है, इसलिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया। अब हमसे कहा गया है कि वो पहले के मुकाबले 5 किलो ज्यादा खरीद रही है। तो अगर पहले के मुकाबले 5 किलो ज्यादा खरीद रही है, हमारे हिसाब से कितना ज्यादा खरीद रही है, तो हमने कहा 1। तो हमारा जो 1 है वो क्वेश्चन का कितना है, 5 kg, 5 किलो, तो ये 5 गुना ज्यादा है। अब अगर ये 5 गुना ज्यादा है तो ये भी आपका 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। 5 गुना ज्यादा का मतलब 15 हो गया, और ये 5 गुना ज्यादा का मतलब आपका 20 हो गया। तो पहले उसकी खपत 15 किलो थी, बाद की खपत कितनी हो गई, 20 किलो। एक्सपेंडिचर जो है वो पहले भी 200 था और अब भी 200 है। तो आपसे पूछा गया है, ठीक है, आरंभिक मूल्य और वर्तमान में कीमत। तो अगेन वही 1 kg। अब 200 रुपए में अगर आप 15 किलो खरीद रहे हो तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 200/15। 200 रुपए में अगर आप 20 किलो खरीद रहे हो तो 1 किलो का दाम 200/20। तो यहां तो आ गया आपका 10 रुपए पर kg, ठीक है। ये बाद वाले का या अभी वाले का जो आरंभिक था, आरंभिक का 200/15, 200/15 का मतलब 5 से कट गया 3, 40/3, तो यहां पर आ गया 13 सही 1/3 रुपए पर kg, ठीक है। तो पहले जो दाम था वो 13 सही 1/3 रुपए 1 किलो का था। जब वो 25% घट जाता है तो वो कितना हो जाता है, 10 रुपए, ठीक है। 13 सही 1/3, 10 आ गया है मैक्सिमम लोगों का, ठीक है, 40/3, ठीक है। चलो मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अच्छा, कविता पहले आया हुआ है आपका, इससे पहले वाले का। तो अगेन प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 15%। अब 15% जो है वो प्राइस जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब 15% को अगर आपको लिखना है तो अब मुझे पता है भाई, तो मैं 3/20 लिख दे रहा हूं। अब जिसको नहीं पता है कि कैसे करना है, तो आप क्या करोगे कि भाई 15% था, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी परसेंट हटाना होगा तो परसेंट हटा दिया तो 100 से भाग कर दिया। अब 100 से अगर भाग कर रहे हैं इसको तो 15/100 हो गया, परसेंटेज हट गया। ये 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये आपका 5 दिया 15 और ये 5 दूनी 10, 3/20 हो गया, ठीक है। तो 3/20 हो गया, तो मैंने 15% को 3/20 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है, अगेन इनिशियल प्राइस और बाद वाली फाइनल प्राइस जो भी है, तो 3/20 से कम हो रहा है। इसका मतलब इनिशियल 20 था तो बाद में घट के 17 हो गया। यही चीज तो 10 और 8.5 34.4, ओके, 10 8 सेम है अजय। तो 20 और 17 हो गया। इसका मतलब जो क्वांटिटी है वो 17 से 20 हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है। मैंने कहा कितना है वो बात की बात है, 340 रुपए में वो 6 किलो ज्यादा खरीद रही है। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है। कितना है? 340 रुपए में। हमारे हिसाब से कितना ज्यादा हो रहा है? हमने कहा 3 ज्यादा हो रहा है।
कि हमारे हिसाब से 3 ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 6 kg, क्वेश्चन के हिसाब से 6 kg। तो हमारे जो भी वैल्यू है और क्वेश्चन में 2 का फैक्टर मिल गया, 2 गुना है, तो ये वैल्यू भी आपकी 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 34 kg। जो इनिशियल कंजम्पशन था वो 34 किलो था और बाद का कंजम्पशन है ये भी 2 गुना हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये 40 kg। ठीक है, 40 kg हो गया। अब जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर हमें पता है कितना है, 340 भाई यहां भी था और 340 यहां भी था, दोनों ही जगह 340 और 340। 1 kg का प्राइस जो है यहां पर 340 बटे 34 हो जाएगा 10, और ये 340 बटे 40 हो जाएगा 8.5। मैक्सिमम लोगों का आई होप ये आ गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन एक बार आपका सी साइड में पूछा जा चुका है, सी साइड में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसके 2-3 तरीके हैं करने के, मैं आपको 2 तरीके आसान तरीका बता दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन को मैथ्स के करने के 2 से 3 तरीके हैं मिनिमम। एक तरीका जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, एक तरीका जो है वो टाइम कम लेता है। ठीक है, एक जिसको हम बेसिक कहते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब आपको बेसिक पता होगा। शॉर्ट ट्रिक होता क्या है कि अगर आज कोई अप्लाई कर रहा है लेकिन उसका अगर कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड नहीं पता है कि चीजें कहां से होती हैं, तो वो रट के उस समय तो कर देगा, लेकिन 4 महीने बाद जब पेपर होगा, 2 महीने बाद जब पेपर होगा, तो उस वक्त वो क्वेश्चन उससे नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है और यूपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसा एक बार पूछा जा चुका है। कहा गया है, अ स्टूडेंट हैज टू से नंबर मल्टीप्लाई बाई 5/6। एक विद्यार्थी से कहा गया कि किसी संख्या को 5/6 से गुणा करना है, किसी संख्या को 5/6 से गुणा करना है। उसने किया क्या, उसने गलती से 6/5 से कर दिया। बाई मिस्टेक ही मल्टीप्लाइड इट बाई 6/5। कहा 5/6 से गया था, लेकिन उसने गलती से 6/5 से कर दिया। 44%। विजय का आंसर ऑलरेडी आ गया है। तो कहा गया है कि होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। जो एरर आया वो कितना परसेंट आया, एरर आया वो कितना परसेंट आया। तो अब सिंपल सी बात यह है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका, भाई हमसे 2 चीजें हैं, एक कहा गया है 5/6 और एक कहा गया है 6/5। दोनों में ध्यान रखना है कि सही वैल्यू कौन सी थी और गलत वैल्यू कौन सी थी, सही वैल्यू कौन सी थी और गलत वैल्यू कौन सी थी। क्योंकि इसमें कई बार लोग, भाई जो गलती होगी वो किससे होगी, सही वाले से तो होगी। अगर मुझे 100 रुपए मिलने हैं, मुझे 120 मिल गए, तो मैं क्या कहूंगा, 20 ज्यादा मिले हैं। ठीक है, 20 जो है वो ज्यादा मिले हैं। बात क्लियर हो रही है इतनी। अब अगर आप यहां देखिए तो 5/6 और 6/5 सही क्या था, सही ये था। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये गलती लोग करते हैं। 6/5 जो है वो गलत है। किसी संख्या को कहा गया है मल्टीप्लाई करने के लिए, किसी संख्या को कहा गया है तो आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जो भी आपको मन करे। ठीक है, आप जो भी मन करे वो वैल्यू ले लीजिए। अब जब आपसे यह कहा जाता है कि जो भी मन करे वो वैल्यू ले लीजिए, तो लोग करते क्या हैं, कहते हैं 10 ले लो, 1 ले लो, 5 ले लो। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब चीजें आपके ऊपर छोड़ दी गई, लेट अस सपोज भाई आपसे कहा गया कि आपको अपने घर से दिल्ली जाना है, आपकी मर्जी, जिस भी मोड से चले जाओ, आप रेलवे से जाओ, आप पैदल जाओ, आप रिक्शा लेके जाओ, आप गाड़ी से जाओ, आप प्लेन से जाओ, तो आप करते क्या हो, जो सबसे ज्यादा सुटेबल होता है आपके लिए। अगर आपके यहां से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है तो आप एरोप्लेन से आ जाओगे, अगर ट्रेन कनेक्टिविटी है तो ट्रेन से आ जाओगे। तो सेम चीज यहां है, जब संख्या आपसे लेने के लिए बोला गया तो सबसे आसान संख्या क्या होती है कि जब इसको मैं कहूं ये संख्या मैंने n ले ली और ये भी n होगी, तो n में क्या पुट करूं, क्योंकि 6 से भाग करना है, यहां 5 से भाग करना है, तो ऐसी भी कोई भी वैल्यू ले लो जो 6 से भी कटे और 5 से भी कटे, कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जनरली लोग कहते हैं 6 और 5 का एलसीएम ले लो, मैंने कहा कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा। तो अब मैं कहूं कि भाई जो मुझे सबसे नियरेस्ट दिख रहा है वो 30 यहां भी है और 30, क्योंकि वही संख्या है, 30 जब कटेगा तो ये 6 पंचे 30, ये 5 आ गया, ये 5 6 30, ये 6 हो गया। देखिए ये 25 आया और ये 36 आया,
तो यहां फिर से आपको ध्यान रखना है कि ये 25 आया है और ये 36 आया है। 25 सही आना था, आया क्या 36। अब जब एरर निकालना है तो लोग करते क्या है कि जैसे ये आंसर कितना ज्यादा आया है, मैंने कहा 11 ज्यादा आया है, तो जो एरर परसेंटेज होगा वो क्या होगा 11/25। परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर हो रही है बात। अब आप देखो जब 25 चौका 100 और 11 चौक 44, 44% आप लोगों में से कई लोगों का आ भी गया है। गलती क्या करते हैं लोग 11/36 निकालते हैं। कई बार लोग 11/36 निकालते हैं, वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमेशा जो एरर निकालेंगे वो सही से तो कंपेयर करेंगे, तभी तो गलती का पता चलेगा। तो सही से आपको कंपेयर करना है, गलत वाले से नहीं। एक तरीका ये हो गया, मैंने कहा वैल्यू मान के, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका सिंपल सा, मैं इतने में ही बता दे रहा हूं, बड़ा शॉर्ट ट्रिक है वो, ठीक है। लेकिन मैंने कहा यूपीएससी की तैयारी में बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको नहीं भागना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कहां से किस तरीके से क्या पूछ लिया जाए कोई सर्टेनिटी से कह ही नहीं सकता है। पेपर आने के बाद में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हाँ मेरे पेपर से इतना आया था, इतना आया था, बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने ढंग से पढ़ा है और जिसने ढंग से पढ़ाया है, कहीं ना कहीं उसने जो कुछ भी पढ़ाया है उसी के आसपास में, उसी के किनारे आपके पेपर्स क्वेश्चंस होंगे। दूसरा तरीका है ये, भाई 5/6 ये सही था और 6/5 ये आपका गलत था। करना क्या है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये वैल्यू सही थी, 5 से 5 मल्टीप्लाई हो गया, ये 25, ये 36, ये ध्यान रहे ऊपर वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई इस तरीके से। 25 आपका आना था, आया है कितना 36 आया है, 11 का फर्क है। फिर से परसेंटेज निकालोगे 11/25, 44% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिमिलर क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताइए। फटाफट जो है इसका आंसर बताइए। 22 से ही 2/9। ओके, अब कई लोग 55 से ही 5/9। बहुत सारे आंसर्स आने लगे हैं, चलो देखते हैं। देखिए अभी मैंने कहा कि इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपका कि a student has to say number multiplied by 3/2 but by mistake he has multiplied it by 2/3। 3/2 से उसको गुणा करना था बट गलती से उसने 2/3 से कर दिया। आप देखो 3/2 जो है वो सही है, 2/3 जो है वो गलत है। करना 3/2 से था, कर दिया उसने 2/3 से। अब आप देखो, ठीक है, 3/2 से करना था, कर किससे दिया 2/3 से। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इधर। अब ये 3 से 3 का गुणा हो जाएगा तो ये 9 हो गया, ये 2 से 2 का गुणा हो जाएगा तो ये 4 हो गया। 9 सही था, 4 गलत है। तो आना 9 था, आया कितना 4। कितने की कमी आ गई, 5 की कमी आई। कितने पे 9 पे। हमेशा कंपेयर किससे करना है, सही वाले से। तो परसेंटेज, एरर परसेंटेज जो है वो क्या आ जाएगा आपका 5/9। और 5/9 का मतलब होता है 55 सही, 5/9%। जितने लोगों का भी, ठीक है, विजय, जीवा जी आपने, ठीक है, तो जितने लोग ने बीच में गलत किया था, आई होप उनको क्लियरिटी मिल गई होगी कि प्रॉब्लम या गलती कहां से हुई होगी। ठीक है, बात क्लियर है इतनी। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट फॉर्म के हमको मिलेंगे डिफरेंट चैप्टर्स में। ये परसेंटेज है, परसेंटेज में भी मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में भी मिलेंगे। जब नंबर सिस्टम में करेंगे, आपको क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यूपीपीएससी में, यूपीएससी में दोनों में आया है कि कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं, और एक बाड़े में अगर उनके सिरों की संख्या गिनी जाए तो 100 है, पैरों की संख्या गिनी जाए तो 580 या समथिंग ऐसा करके है। ठीक है, 200 संख्या है सिरों की और 580 है पैरों की संख्या।
कितनी मुर्गियां हैं, कितनी बकरियां हैं। क्वेश्चन इस लैंग्वेज में और उसकी लैंग्वेज में टोटली डिफरेंट है, बट जब सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पैटर्न जो है वो सेम है, दोनों का जो पैटर्न है वो एकदम से सेम है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बड़ा लेंदी क्वेश्चन लगता है, लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक आदमी, उसके पास 10,000 रुपए हैं, अ मैन हैज 10,000 रुपीज, ही इन्वेस्ट सम पार्ट इन आईसीआईसी बैंक एट द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम एंड द रिमेनिंग पार्ट एट अ प्राइवेट फाइनेंशियर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। At the end of the year, he gets 1,200 as interest. Find out investment under ICICI Bank and private financer. ठीक है, अल्पना ने 8,000 एंड 2,000 ऑलरेडी निकाल दिया है। तो हमेशा ध्यान रखिए भाई 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए है उसके पास में, और 10,000 रुपए को दो हिस्सों में बांट रहा है। कुछ हिस्सा उसका वो आईसीआईसी बैंक में, और उस अपनी उसको जिसकी जगह अपने आप को रखो कि वो कर क्या रहा है कि आईसीआईसी बैंक में कुछ हिस्सा प्राइवेट फाइनेंसर के पास में। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई प्राइवेट फाइनेंसर के पास में पूरा रख दे, 20% मिल रहा है, तो वहां रिस्क भी तो ज्यादा है। ठीक है, तो 10,000 रुपए को वो दो हिस्सों में करता है। मैंने भी कहा 10,000 रुपए को दो हिस्सों में कर दो। एक हिस्सा आपका हो गया आईसीआईसी बैंक, दूसरा आपका हो गया प्राइवेट फाइनेंसर। अब आईसीआईसी बैंक में वो जब जमा करता है तो उसको जो मिलता है वो 10% ब्याज मिलता है। आईसीआईसी बैंक में उसको 10% ब्याज मिलता है, और प्राइवेट फाइनेंसर में उसको 20% ब्याज मिलता है। जनरली जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे तो इसको हम अलजेब्रा से करते हैं एक्स मान के, कि एक वैल्यू x हो जाती है, दूसरी वैल्यू 10,000 माइनस x हो जाती है। क्योंकि हमारे पास में उतना टाइम नहीं, उतनी चीज़ें नहीं है, तो सिंपल सा जो चीज़ हम फॉलो करेंगे एग्जाम में उन चीज़ के थ्रू मैं बता रहा हूँ। 2-3-4 लोगों का आंसर भी आ गया है, जिन लोगों का नहीं आया है वो लोग देख लीजिए कि 10% है, 20% है। आपको करना क्या है कि भाई जो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू है, इसको हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू मेथड। बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊंगा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं परसेंटेज में। तो मिनिमम वैल्यू मेथड का मतलब क्या है, आपके पास दो वैल्यू है, एक जगह 10% ब्याज मिल रहा है और दूसरी जगह 20% ब्याज मिल रहा है। दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो भाई आपको कोई हेडेक नहीं होनी चाहिए इसमें कि हाँ दोनों में मिनिमम क्या है, 10%। तो मिनिमम वैल्यू के हिसाब से दूसरी वैल्यू को भी आप तोड़ लीजिए। अब दूसरी वैल्यू को भी तोड़ लीजिए, इसका मतलब है इस 20% को भी आप 10% के हिसाब से लिख लीजिए। तो इस 20% को मैं 10% और प्लस 10% लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि चीजें अब आगे यहां से मेन समझने वाली हैं। 10% यहां मिल रहा था, मैंने कहा 20% को 10 प्लस 10 लिख दिया। अब आप देखो, अगर पूरे पे ये आईसीआईसी बैंक और ये प्राइवेट 10 यहां से मिल रहा है और 10 यहां से मिलता, पूरे पे अगर उसको 10% मिल रहा होता तो उसको ब्याज कितना मिलता, 1,000। 10,000 का 10% 1,000, तो 1,000 रुपए उसको ब्याज मिलता। कब, जब यहां भी 10% और यहां भी 10%। लेकिन उसको ब्याज कितना मिल रहा है, आपने कहा ब्याज मिल रहा है 1200। 200 रुपए ब्याज ज्यादा मिल रहा है। और 200 रुपए ब्याज ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये 10% अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है। ये 10% अभी कैलकुलेट नहीं किया है, और ये 10% हिस्सा किसका है, प्राइवेट फाइनेंसर का। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये 10% यही तो बराबर होगा 200 के, क्योंकि ये 200 एक्स्ट्रा जो है और ये 10% कैलकुलेट नहीं किया है। 10% बराबर 200 के है। कोई भी वैल्यू अपने आप की 100% होती है, तो 100% अगर मैं कहूं कितना होगा, तो कहोगे आपका ये 10 गुना है, ये 10 गुना हो जाएगा 2000। और ये 10% किसका था, तो आप कहोगे प्राइवेट फाइनेंसर। तो ये 100% प्राइवेट फाइनेंसर वाला हिस्सा आ गया कितना, आप कहोगे 2000। अब अगर ये 2000 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000। ठीक है,
एग्जाम में अगर आप बैठे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस विद ऑप्शन भी बड़े इजीली हो जाते हैं, ऑप्शंस के साथ में, अगर कैलकुलेशन वगैरह आपकी नॉर्मल है, एवरेज है तो। ठीक, ऐसा एक क्वेश्चन और है, उसको कर लेते हैं, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शुभम, शुभम कोई नहीं, ये क्वेश्चन सिमिलर है, अभी आप इसको एक बार पढ़ो, इसको आप समझो, हम उसको एक बार फिर समझ लेंगे। पहले ये वाला पढ़ो, ये वाला भी सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, सेम है। देखिए यहां कहा गया है कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8000, एक किसी कस्बे की आबादी जो है वो 8000 है। फिर आगे कहा गया है इफ नंबर्स ऑफ मेल इंक्रीज्ड बाय 6% एंड फीमेल इंक्रीज्ड बाय 10%, देन द पॉपुलेशन बिकम्स 8600, फाइंड आउट नंबर ऑफ मेल्स इनिशियली, नंबर ऑफ फीमेल्स इनिशियली। तो एक कस्बे की आबादी 8000 है, कहा गया जो पुरुषों की आबादी है उसमें 6% की बढ़ोतरी हो रही है, और जो महिलाओं की आबादी है उसमें 10% की बढ़ोतरी हो रही है। कुछ दिन बाद टोटल पॉपुलेशन गांव की जो है वो 8600 हो जाती है। 8000 थी, 8000 से 8600 हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि 600 जो है वो बढ़ गई, 4800 और 3200 अल्पना। ठीक है, 600 बढ़ गई। अगर 600 बढ़ गई है तो कुछ मेल बढ़े होंगे, कुछ फीमेल बढ़े होंगे। हमसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग में पुरुषों की संख्या कितनी थी और महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो बड़ा बेसिक है, पिछले वाले क्वेश्चन के साथ मैं कंपेयर करते चल रहा हूं। शुभम ध्यान से देखना, पिछले क्वेश्चन में था कि 10,000 रुपए हैं, यहां कहा गया 8,000 जनसंख्या है। ठीक है, 10,000 रुपए है, यहां कहा गया 8,000 जनसंख्या है। यहां कहा गया मेल और फीमेल है, वहां कहा गया था आपका एक आईसीआईसी बैंक है और एक प्राइवेट फाइनेंसर है। ठीक है, फिर बात करते हैं, यहां कहा गया कि मेल पॉपुलेशन जो है वो 6% बढ़ रही है और फीमेल पॉपुलेशन 10% बढ़ रही है। वहां कहा गया था कि आईसीआईसी बैंक में 10% ब्याज मिलता है और प्राइवेट फाइनेंसर के पास में 20% ब्याज मिलता है। मैंने कहा जब दो वैल्यू हो गई तो मिनिमम वैल्यू है, दोनों में मिनिमम क्या है, 6 कम है या 10 कम है। तो आप कहोगे भाई 6 कम है, उसमें तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि 6 कम है और 10 कम है तो 6 कम है, तो जो कम है उसी के हिसाब से ज्यादा वाले को आप तोड़ दो। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 6% प्लस 4%, ये लिख सकते हैं 10 को। ऐसे ही हमने वहां 20 को 10 प्लस 10 इसके हिसाब से तोड़ा था, क्योंकि वहां आईसीआईसी बैंक 10 था। अब आप खुद ही सोचो कि अगर ये 4% मैं हटा दूं, साइड कर दूं थोड़ी देर के लिए, 4% साइड कर दूं, मैं कहूं 6% यहां भी बढ़ रही है आबादी और 6% यहां भी बढ़ रही है, दोनों ही जगह 6% बढ़ रही है। मेल भी 6% बढ़ रहा है और फीमेल भी 6%। तो आप ये कहोगे सीधा सीधा कि भाई टोटल आबादी ही 6% से बढ़ रही है। तो जो 8,000 है उसका 6% जब आप निकालोगे, अब 6% निकालने के लिए कैलकुलेट नहीं करना है, मैंने आपको बताया था कि 8,000 है, इसका आप 1% निकाल लो। 1% के लिए 2 अंक पे दशमलव, 80 हो गया। अब जब 1% आ गया तो आप 6% निकालना है, ये 6 गुना है, ये 6 गुना है, 8 6 48, 480 हो जाएगा। तो यहां मैं 8,000 का 6% सीधा 480 लिख सकता हूं। पॉपुलेशन बढ़ कितनी रही है, पहले 8,000 थी, बाद में 8600 हो जाती है, तो यहां मैं सीधा कह सकता हूं कि 600 पॉपुलेशन बढ़ रही है। मैंने कहा 6% मेल और 6% फीमेल, दोनों ही अगर 6% बढ़ते तो मेल और फीमेल मिला के ही तो टोटल पॉपुलेशन है। तो टोटल पॉपुलेशन 6% बढ़ती, और 6% का मतलब 480। एक्चुअल में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 600 बढ़ रही है। 600 बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई ये 120 और बढ़ रही है, और 120 जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 120 पॉपुलेशन कहां से बढ़ रही है। आप कहोगे कि भाई यहां 6% तो कैलकुलेट किया है, ये 4% तो कैलकुलेट ही नहीं किया। तो यही तो 4% है, वो 120 है, और ये 4% किसका है, तो आप कहोगे 4% ये फीमेल का है, फीमेल वाले हिस्से में है। तो 4% बराबर 120 किसका, फीमेल का। अगर इसी का 100% निकाल लें, 100% अपने आप में क्या होता है
वास्तविक वैल्यू होती है। तो 100% ऑफ फीमेल, ये मैं कहूँगा 25 गुना है। अगर ये 25 गुना है तो ये भी आपका 25 गुना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 500, 2500, ये हो जाएगा आपका 3000। 100% का मतलब वो फीमेल की वैल्यू आ गई कि भाई फीमेल की वैल्यू कितनी है, 3000। अब 8000 में से अगर 3000 फीमेल हैं तो इसका मतलब 8000 माइनस 3000 यानी कि 5000 मेल है। ठीक है शुभम, क्लियर है बात? इतनी करना क्या है, दो वैल्यू है, मिनिमम के हिसाब से जो बड़ी वैल्यू है उसको तोड़ दीजिए दो हिस्सों में। आप सोचिए कि जो ये और ये बराबर हो गए, एक हिस्सा इसका और ये जो यहां भी जो भी था, तो 6% यहां भी था और 6% यहां भी। तो अगर 6 ही % से पॉपुलेशन बढ़ रही होती तो 480 ही तो बढ़ती, एक्चुअल में बढ़ रही है 600, यानी कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 120 ज्यादा बन रही है। अब 120 क्योंकि ये 4% कैलकुलेट नहीं किया गया है तो 120 वही 4% तो 120 होगा, और ये 4% किसका हिस्सा है, फीमेल का। यहां से 100% आप निकालोगे तो आपका फीमेल की टोटल वैल्यू आ गई जो कि कितनी है, 3000। अब 8000 में से 3000 अगर फीमेल हैं तो मेल कितने होंगे, 5000। ठीक है शुभम, क्लियर है बात? अगर डाउट है तो मैं एक बार पिछले क्वेश्चन पे चलूं, अगर क्लियर है तो फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है चलो आगे मूव कर रहे हैं, दिक्कत होगी तो आप पूछ लेना। अब यहां पर अभी तक ठीक है क्वेश्चन का जो है वो पैटर्न बदल गया। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं चीजों को कि कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। ठीक है कहा गया है कि इफ द लेंथ, ठीक है कहा गया है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन एरिया। किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, 2-3-4 चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखनी है कि आपको कि रेक्टेंगल, जिस तरीके के क्वेश्चन में आपका आयत, रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल, वृत्त। तो आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। ठीक है 8%। ओके तो इनका क्या पता होना चाहिए आपको, एरिया पता होना चाहिए। बस एरिया आपको इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा यहां पर, चीजों को जो हम करेंगे क्यों कर रहे हैं उसके लिए। इसका एरिया होता है आपका L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका एरिया होता है आपका साइड स्क्वायर या साइड गुणे साइड, भुजा स्क्वायर। ट्रायंगल का, त्रिभुज का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। फिर सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर इंटू आर या पाई आर स्क्वायर। ठीक है तो इन्हीं चार ऐसे क्वेश्चन ये चार चीजों को लेकर आएंगे। 202% कम होगा। बेटा जीवा जी आपके पास 100 रुपए हैं, मुझे बताना 100 रुपए हैं और मैं कहूं कि एकाएक आपके पास 202% कम हो, 200% कम हो जाता है जो भी है आपके पास, या मैं कहूं 100% कम हो जाता है, तो 100 ही रुपए हैं। 100% कम होने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी था वो सब चला गया। तो 100% में ही जब सब कुछ चला गया तो 100 से ऊपर आंसर कैसे हो सकता है कम होने पे। ज्यादा होने का तो कितना भी हो सकता है, लेकिन कम होने में 100% से कम तो आंसर कभी आएगा ही नहीं। ठीक है बेटा 202% आप देखो कहां गलती हुई है। तो अब इन चीजों को ध्यान रखिए। अब एक एक क्वेश्चन करके हम बात करेंगे। तो
एरिया जो है किस पर डिपेंड करेगा, आयत है तो लंबाई और चौड़ाई पे, स्क्वायर है तो भुजाओं पर, ट्रायंगल जो है बेस और हाइट पर, आधार और ऊंचाई पर। इस आधा पर डिपेंड नहीं करेगा, आधा तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए इस पर डिपेंड नहीं करेगा। बदलेगा क्या भाई, आधार और ऊंचाई तो बदल सकते हो एरिया में। ऐसे ही यहां पर किस पर डिपेंड करेगा, आर पर, त्रिज्या पर। पाई पे डिपेंड नहीं करेगा, पाई तो कांस्टेंट है, आधा यहां पर कांस्टेंट है। अब इस तरीके के क्वेश्चन के दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट फार्मूला कि परसेंटेज चेंज इन एरिया, या एज सच कुछ भी हो, अगर दो वैल्यू है तब तक, दो वैल्यू के लिए है ये परसेंटेज चेंज इन एरिया। यहां पर हम लिखते हैं x% प्लस y% प्लस XY अपॉन 100%, ठीक है, प्लस x% y% XY अपॉन 100%। x पहली वैल्यू है, y दूसरी वैल्यू है। साथ साथ में ध्यान रहे, अगर वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो आपको इसको प्लस लिखना है, अगर वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो आपको यहां पर माइनस लिखना है। वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उसको आपको प्लस लिखना है, अगर वैल्यू घट रही है तो माइनस लिखना है। अब यहां पर बात आ रही है कि लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, मैंने कहा लेंथ x है और जो ब्रेड्थ है आपकी वो y है, ठीक है। लंबाई आपका x है और चौड़ाई y है, किसी को भी आप x और y मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो लंबाई इंक्रीज हो रही है, लेंथ को कहा गया है बढ़ रही है, कितना 20% इंक्रीज हो रही है। चौड़ाई जो है वो 10% कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैंने कहा लंबाई है तो आपका बढ़ रहा है तो प्लस, और अगर घट रहा है तो माइनस, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर दूं भाई, ये 20%, क्योंकि ये घट रहा है इसलिए -10%। प्लस मैंने लिखा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस लेना है, प्लस नहीं। ये मैंने प्लस के हिसाब से वैल्यू लिखी हुई है। प्लस x आपका ऑलरेडी क्या है 20 है, और ये -10 है। ध्यान रहे यहां पर लोग गलती करते हैं, डिवाइडेड बाई 100, ये मल्टीप्लाई है बीच में। अब देखो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ये 20% -10%, ये 10% हो जाएगा। ये दो और एक माइनस माइनस मल्टीप्लाई, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, यहां आएगा आपका 2%, ये आपका 8% आ गया। और 8% प्लस है, इसका मतलब जो एरिया होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। आंसर भी ध्यान रहे, प्लस आ रहा है इसका मतलब एरिया बढ़ रहा है, माइनस आएगा आंसर, इसका मतलब एरिया जो है वो घट रहा है, 8% बढ़ रहा है। कभी भी आपका यहां पर आंसर में आपका इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया होगा। दो ऑप्शन होंगे, पहला ही ऑप्शन होगा 8% डिक्रीज, क्षेत्रफल 8% घट रहा है। दूसरा ऑप्शन होगा 8% इंक्रीज। तो ये आपको स्टेब्लिश कर लेना है कि एरिया बढ़ेगा या घटेगा, नहीं तो मैक्सिमम लोग करते क्या है, 8% निकालेंगे, पहला ही ऑप्शन 8% है वो लगा देंगे, उन्होंने देखा ही नहीं कि बढ़ा है या घटा है। बात क्लियर है? आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये एक तरीका है, ठीक है, एक तरीका है ये। और इसी से ध्यान ये रखना है बस कि वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस ले लीजिए, वैल्यू घट रही है तो माइनस ले लीजिए, उसी आधार पर आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कहा गया है कि लेंथ, अब देखिए, ठीक है, नेक्स्ट करने से पहले चलिए कोई नहीं, ठीक है, पढ़िए। दूसरा तरीका मैंने कहा, दो तरीके हैं, एक मैंने बताया, दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों दूसरे को मैं प्रेफर करूंगा और आपसे भी कहूंगा कि दूसरे से करिए, ठीक है, वो इस क्वेश्चन के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए और पिछले जैसा ही है। कहा गया
इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाई 16:2/3%, तो लेंथ यहां पर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, तो -16:2/3%, ये आपका क्या है, लेंथ है। फिर कहा गया है एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 33:1/3%, चौड़ाई जो है वो 33 सही 1/3% प्लस इंक्रीज हो रही है, ये आपका ब्रेड्थ हो गया। अब आप देखिए जब वो एक्स वाई वाले फॉर्मूले में आप इसको लिखेंगे तो 16 सही 2/3 माइनस में और 33 सही 1/3 प्लस में आपको कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी होगी। अल्पना 11 सही 1/9%, ठीक है, चलो ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दूसरा तरीका क्या है, और जो फॉर्मूला जो हमने लिखा है x प्लस वाई का वो लिमिटेड है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं आगे, वो लिमिटेड है क्या, 2 वैल्यू तक। अगर 3 वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई, क्योंकि हम एरिया तक सीमित हैं अभी, तो वैल्यू 2 ही होगी, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में वैल्यू 3 भी होगी, 4 भी होगी। तो हम ऐसा पैटर्न लेके चलेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे कि वैल्यू 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, वो सब पे लागू हो। तो हम मैं करने क्या जा रहा हूं, दूसरा तरीका कि 16 सही 2/3% है, और 16 सही 2/3% क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/6, ठीक है, 1/6 ये आपका चौड़ाई है, सॉरी ये लंबाई है, लेंथ है ये आपका। चौड़ाई के लिए कहा गया है कि ये 33 सही 1/3 है परसेंट है, और इसको बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, यानी कि 1/3। अब रेक्टेंगल की बात हो रही है तो एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अब सिंपल सी बात यह है, अगर पहले की बात करें तो ये लेंथ हो गया आपका, ठीक है, और ये ब्रेड्थ हो गया। लेंथ जो है लेंथ और ये ब्रेड्थ, ये पहले वाली कंडीशन है और ये बाद वाली कंडीशन है। अब देखिए 1/6 ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और 1/6 कम होने से मतलब क्या है कि वैल्यू जो है वो 6 से 5 हो रही है। यही चीज तो ये ध्यान रखना है, ये हैबिट डाल लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में बड़ी सहूलियत मिलेगी। तो 1/6 कम होने का मतलब है कि वैल्यू लेंथ जो है, लंबाई जो है वो 6 से 5 हो रही है। चौड़ाई के लिए कहा गया 33 से 1/3% बढ़ रही है, मैं कह रहा हूं 1/3 बढ़ रही है, और 1/3 बढ़ने का मतलब है 3 से 4 होना। अब 3 से 4 होना, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 6 × 18 और 5 को 20, यही तो हो गया। पहले एरिया 18 था, अभी 20 है, बढ़ रहा है कितना, 2 बढ़ रहा है, किससे, 18 से। तो सिंपल सा आप निकाल दोगे परसेंटेज चेंज किसमें, इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया, ये क्या हो जाएगा 2/18, और 2/18 को मैं लिख सकता हूं भाई, ये कटेगा तो 1/9, और 1/9 हमें पता है कि क्या होता है, 11 सही 1/9%, और ये 18 से 20 हो रहा है, इसका मतलब एरिया बढ़ रहा है, तो 11 सही 1/9% इंक्रीज हो रहा है। ये ध्यान रहे, इंक्रीज और डिक्रीज इंपॉर्टेंट है। तो हमने दूसरा तरीका सीख लिया। दूसरा तरीका कैसे, कि वैल्यूज को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके, दो जगह काम आएंगे, जब वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में दी हुई हो, और या फिर 2 से ज्यादा हो, क्योंकि यहां पर 2 ही वैल्यू एक्स वाई वाले फॉर्मूले में हमने पढ़ी है। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत आएंगे आगे में, जहां वैल्यू लेके हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50%। ठीक है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है, देन फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज्ड इन इट्स एरिया। अब अगर वर्ग की भुजा बढ़ाई जाती है तो ऑटोमेटिकली ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ ठीक है, आप कहो कि वर्ग की ये वर्ग है, ये भुजा बढ़ा दो और ये घटा दो, ये बढ़ा दो और ये घटा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर एक बढ़ाओगे एक घटाओगे तो वर्ग रह ही नहीं जाएगा। वर्ग तो एक ही कंडीशन पर वर्ग बना रहेगा,
अगर भुजा बढ़ा रहे हो तो चारों भुजाओं को बढ़ाओ, घटा रहे हो तो चारों भुजाओं को घटाओ। तो यहां कहा गया है कि प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है। अब यहां पर डायरेक्ट हम एक्स वाई वाला यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये 50 है और 50, ठीक है। भुजा का मतलब है वर्ग का, ध्यान रहे दो वैल्यू इसलिए क्योंकि वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा। तो ये x जो है ये पहली भुजा है और ये y जो है ये दूसरी भुजा है। तो इसीलिए 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये 100 प्लस 25 यहां हो गया 125%। इस फॉर्मूले में सहूलियत ये है कि यहां जो आंसर आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 125%, ठीक है। और 125% क्या होगा, इंक्रीज होगा। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट निकालिए आंसर। कहा गया है कि द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज डिक्रीज्ड बाय 40%। फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। त्रिभुज के, एक त्रिभुज की आधार को 40% बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई को 40% घटा दिया जाता है। आपसे पूछा गया है कि एरिया में क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। एक चीज को, किसको, बेस को, आधार को 40% बढ़ाया जाता है, मैंने प्लस 40% लिख दिया। हाइट को 40% घटाया जा रहा है, मैंने कहा कि अगर चीजें डिक्रीज हो रही हैं तो माइनस में लिख दीजिए -40%। किसी को भी x मानिए, किसी को भी y मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x मैंने कहा प्लस 40% वाली वैल्यू है, y ये -40% है, ठीक है। प्लस अब यहां पर x y, तो ये ध्यान रहे x तो आपका 40 है बट y आपका -40 है, डिवाइडेड बाई 100। ये 40 और ये 40 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 4 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे, ये +4 है और ये -4 है, आपका क्या हो जाएगा -16%। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका माइनस आ रहा है, इसी का मतलब है कि एरिया आपका डिक्रीज हो रहा है। आपका आंसर डायरेक्ट जो है वो परसेंटेज में आ गया, 16% जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 33:1/3%। एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 33 सही 1/3% बढ़ा दी जाती है, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 33 सही 1/3% आपको जोड़ना और घटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम करें क्या भाई, 33 सही 1/3% जोड़ना और घटाना डिफिकल्ट है, तो 33 सही 1/3% को हम फ्रैक्शन में लिख दें, जो दूसरा तरीका है। अब 33 सही 1/3%, 1/3, और ये इंक्रीज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई r इंटू आर, मैंने कहा पाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो पाई कांस्टेंट है, किसी भी सर्कल का जब एरिया लिखोगे तो पाई तो रहेगा ही रहेगा, तो कांस्टेंट है इसलिए वो डिपेंड नहीं करेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा एरिया। एरिया किस पे डिपेंड करेगा, r की वैल्यू पर, और 2r की वैल्यू पर, मीन्स r को 2 बार लिखा गया है, r इंटू आर पर। तो 33 सही 1/3% का मतलब 3 से 4 हुआ और फिर से 3 से 4 हुआ, ये r स्क्वायर, r और r 2 बार लिखना पड़ेगा। तो अब एरिया जो होता है वो r स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, ये 9 हो गया और ये 16 हो गया,
ठीक है। तो एरिया पहले 9 था, बढ़कर कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। तो परसेंटेज चेंज, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एरिया जो है वो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, कितने पे, 9 पे। और 7/9 को परसेंटेज में सीधा लिखा जा सकता है कितना, 77 सही 7/9%। ठीक है, 77:7/9%। ठीक है, ऑलरेडी आ गया है। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। अभी तक जो हम करते चले आ रहे थे सिमिलर क्वेश्चन है, वैसा ही है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए तो पिछले जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन को एक बार कंपेयर कीजिए, वहां बात एरिया की हो रही थी, यहां बात इनकम की हो रही है। फर्क क्या है, वहां 2 वैल्यू पर चीजें डिपेंड थी, यहां पर 3 चीजों पर डिपेंड है। कहा गया है कि इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 50%। देखिए ये सक्सेसिव चीजें हो रही हैं। पहले 50% बढ़ा, आय जो है एक आदमी की इनकम जो है पहले 50% बढ़ी। फिर क्या हो रहा है, एंड फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज्ड बाय 20% इन नेक्स्ट ईयर। अगले साल क्या हुआ, 20% कम हो गई। फिर अगेन इंक्रीज बाय 25% इन नेक्स्ट ईयर। अगले साल फिर से 25% बढ़ गई। तो पहले साल क्या होता है, 50% बढ़ जाती है, दूसरे साल 20% कम हो जाती है, तीसरे साल 25% फिर से बढ़ जाती है। ठीक है, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम। उसके परसेंटेज इनकम में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ, 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज, 30%। ठीक है, देखो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, मैंने आपको बताया कि अब 3 वैल्यू है, तो तीनों वैल्यू को पहले आप फ्रैक्शन में लिख लो। फ्रैक्शन में लिख लो तो पहली वैल्यू है 50%, और 50% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, देन डिक्रीज्ड बाय 20%, दूसरी वैल्यू 20% है, डिक्रीज हो रहा है। 20% का मतलब 1/5। अगेन इंक्रीज्ड बाय 25%, 25% फिर से बढ़ रहा है। 25% का मतलब हो गया 1/4। ठीक है, तो 1/4 बात यहां पर आ गई। अब आप देखो कि इसको करना क्या है। ये सिंपल सी बात ये है कि आप 2 वैल्यू लिखते हो, एक होती है कि आफ्टर वाली, एक वैल्यू होती है नाउ और एक होती है आफ्टर। ठीक है, ऐसा करके पहले साल के हिसाब से कहा गया है 50% बढ़ोतरी हो रही है। तो अब मान लीजिए कि पहले साल अगर उसकी इनकम 2 रुपए है, तो 1 साल बाद क्या होगा, 1 रुपए बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 रुपए। बात समझ में आ रही है कि पहले साल 2 रुपए है, 1 रुपए बढ़कर 3 हो जाएगा। फिर कहा गया है कि 1/5 से दूसरे साल कमी हो जाती है। 1/5 से कमी का मतलब क्या है कि अभी मान लीजिए अगर 5 रुपए हैं, तो साल के एंड में 1 रुपए की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर में कहा गया है फिर से 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। अब 25% अगर देखिए तो फिर से कहानी ये है कि 4 है अगर ये, तो 4 से बढ़कर क्या हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? ठीक है, मैंने यहां कुछ नहीं किया है, मैंने ये पहले साल की वैल्यू लिखी है, ये दूसरे साल की वैल्यू लिखी है, और ये तीसरे साल की वैल्यू लिखी है। पहले साल 50% बढ़ रहा था, यानी कि 2 से 3 हो गया। दूसरे साल 20% कम हुआ, इसका मतलब 5 से 4 हो गया। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, उसको फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर इसके बाद कर लेंगे। ठीक है, 2 से 3, फिर 5 से 4। तीसरे साल कहा गया है 25% की बढ़ोतरी, तो 4 से 5। अब ध्यान रखिए, आपके पास 2 कॉलम मौजूद हैं, एक अभी वाला और एक बाद वाला। इन दोनों में अगर कुछ कैंसिल हो रहा है, इधर और इधर में कुछ कैंसिल हो रहा है, तो उनको कैंसिल कर दीजिए। आप ऐसे भी निकालेंगे तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैंसिल करने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखिए इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये कैंसिल हो गया, 4 और 4। ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, इस तरफ में 2 और इस तरफ में 3। जो कुछ भी बचेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इसका मतलब ये 3 साल के बाद की कहानी है, जो ये आ रहा है ये 3 साल के बाद की कहानी आ गई कि 3 साल बाद के हिसाब से अगर अभी उसके पास 2 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 से 3 का मतलब ही है क्या है, 50%, 50%। 2 से 3 का मतलब ही है कितना, 50%, 50% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज में भी आप निकालोगे तो भाई परसेंटेज चेंज इन इनकम, आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई, एक बढ़ रहा है कितने पे, 2 पे, पहले के मुकाबले 1/2, और 1/2 का मतलब ही होता है 50%। तो उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और उसको आप कर भी सकते हैं। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा बैक चलते हैं। राधा का क्वेश्चन है कि ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को, अब देखो 40% बढ़ रहा है, 40% घट रहा है। 40% का मतलब होता है 2/5, मैं इधर लिख दे रहा हूं। 40% का मतलब होता है 2/5। बेस और हाइट, 40 बेस जो है वो बढ़ रहा है यानी कि 5 से 7, हाइट जो है वो घट रही है, इसका मतलब 5 से 3, यही चीज तो है, 5 से 7 और 5 से 3। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। मैंने कहा हाफ तो कांस्टेंट यहां भी है ना, और हाफ कांस्टेंट यहां भी, दोनों ही, यहां जब इसका एरिया निकालेंगे इसका एरिया निकालेंगे, एरिया जो है हाफ तो दोनों ही जगह कॉमन है, यहां भी रहेगा यहां भी रहेगा, अल्टीमेटली वो कैंसिल हो जाएगा। तो 25 और 21, 4 की कमी आई कितने पे, 25 पे। तो परसेंटेज चेंज जब होगा इन एरिया, भाई 4 की कमी आई है कितने पे, 25 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 25 चौका 100, ये 16% आ जाएगा, 16% की कमी। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, चलो मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट निकालिए। जस्ट पिछला जैसा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपका, इनकम की बात कही गई थी, यहां पॉपुलेशन की बात कही गई है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ठीक है, इनकम और इनकम की बात पहले की गई थी, यहां पॉपुलेशन की बात कही गई है। एक बार निकालिए, वैल्यू निकालिए, फटाफट निकालिए। अगर देखिए क्वेश्चन तो कहा गया पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज डिक्रीज्ड बाय 16:2/3%। मैंने कहा सबसे पहले जो भी परसेंटेज वैल्यू लिखी हुई है उनको आप परसेंटेज में, फ्रैक्शन में लिख लीजिए। ये कम हुआ है 16:2/3, इसका मतलब 1/6। एंड अगेन इट इज इंक्रीज्ड बाई 33:1/3%। तो पहले 16 से ही 2/3% कम होता है, फिर 33 से ही 1/3% बढ़ती, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है। तो 33 से ही 1/3% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 1/3 हो गया। फिर कहा गया है अगेन इट इज इंक्रीज्ड बाई 12:1/2%, फिर से 12.5% इंक्रीज हो रहा है 1/2। अब क्योंकि यूपीएससी के पेपर में मैंने 1/8, ठीक है, 1/8, 1/8 हो गया। अब मैंने यूपीएससी के पेपर में आपको पहले भी कहा है कि टाइम का बहुत इशू नहीं है, तो उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी टाइम सेंसिटिव पेपर में बैठते हैं एसएससी वगैरह में, तो ये आप लिखोगे जितनी देर में, वो बहुत सारे लोग हैं वो डायरेक्ट कर देंगे। तो करना क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा तो 16 से ही 2/3% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैं लिख सकता हूँ कि 6 से 5 हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। फिर 1/3 से बढ़ रहा है, इसका मतलब 3 से 4 हो रहा है। फिर 1/8 से बढ़ रहा है, इसका मतलब 8 से 9 हो रहा है। बात क्लियर है। मैंने अभी आपसे कहा कि इधर और इधर में कुछ भी अगर आपका कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। आपने कहा 4 से 8 कैंसिल हो रहा है, ये 2 बच गया यहाँ पर। 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। फिर इस 3 से ये 6 कैंसिल हो रहा है, ये खत्म, 1 हो गया और ये 2 हो गया।
अब जो इधर बचा है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 हो गया और यहां से आपका ये 5 हो गया। यानी कि अब आपका है कि 4 और 5, यानी कि पॉपुलेशन पहले अगर 4 थी तो अभी क्या है 5 है। अभी का मतलब 3 साल बाद, ठीक है। पहले पॉपुलेशन अगर 4 थी तो 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी है 5 है। हमसे कहा गया है कि वर्तमान जनसंख्या 20,000 हो, मीन्स अभी 20,000 हो तो 3 साल बाद क्या होगी। हमारे हिसाब से वर्तमान 4 है, अगर मैं इसको 20,000 से कंपेयर करूं तो आप कहोगे भाई ये 5,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 5,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 से आपका ये भी मल्टीप्लाई होगा और 5,000 का ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आ जाएगा 25,000। यानी कि जो हमारा आंसर है वो 25,000, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का आ गया है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए और पूछा क्या गया है उस चीज को देखिए। क्वेश्चन में आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन में कि अ पर्सन गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। केवल लैंग्वेज चेंज हो रही है, फॉर्मेट क्वेश्चन का वही है, केवल भाषा चेंज हो रही है, बस करना वैसे ही है जैसा पिछले हमने 2 क्वेश्चन में किया। कहा गया कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को तथा बची आय का 25% अपने छोटे बेटे को। अब 20% उसने दे दिया बड़े बेटे को, जो कुछ बचा उसका 25% छोटे बेटे को। इसके बाद बची राशि का 30% खाने पर खर्च कर देता है। 30% किस पे खर्च कर दिया, खाने पर। और लास्ट में उसके पास में 420 रुपए बचते हैं। तो पूछा गया आरंभ में उसके पास कितने रुपए थे। विजय का आंसर आ गया है 1,000, ठीक है। करना क्या है, सिंपल सी बात, पहला चीज कि इन क्वेश्चंस, इन वैल्यूज को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लीजिए, भिन्न में लिख लीजिए। 20% है, 25% है, 30% है। 20% का मतलब 1/5 और फिर 25% है 1/4, फिर 30% है यानी कि 3/10, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले उसने किया क्या, जो भी इनकम थी उसके पास में वो अब 20% जो है वो अपने बड़े बेटे को दे देता है। अब ये उसकी मान लीजिए इनकम है और जैसा जैसा स्टेप में चीजें होती हैं तो उसके पास बचता क्या है वो वैल्यू। अगर स्टार्टिंग में 5 रुपए थे तो 20%, इसका मतलब 1 रुपए बड़े बेटे को दे दिया, तो 5 से उसके पास बचे कितने, 4। फिर जो कुछ बचा उसका 1/4 उसने बड़े छोटे बेटे को दे दिया, इसका मतलब 4 से उसके पास अब 3 बचता है। फिर जो कुछ बचा उसका 30% उसने खाने पर खर्च कर दिया, इसका मतलब अगर उसके पास 10 थे तो 3 उसने खाने पर खर्च किए, 10 थे 3 खाने पर खर्च किए, तो ये 7 बचा। यही चीज तो है। 5 था, 1 रुपए बड़े बेटे को दिया तो 4 बचा। 4 था, यहां देखिए 4 था, 1 छोटे बेटे को दे दिया तो 3 बचा। 10 था लास्ट में, 3 रुपए खाने पर खर्च कर दिया तो 7 बचा। मैंने कहा इधर और इधर में जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, बाकी और कुछ कैंसिल नहीं होगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो गया 50, ये आपका हो गया 21। ये बचत है और ये उसकी टोटल इनकम है। हमसे कहा क्या गया है कि 420 रुपए लास्ट में उसके पास बचते हैं। हमारे हिसाब से 21 है, तो 420 से अगर कंपेयर करें तो 21 दूनी 42, ये 20 गुना है। अब 20 का फैक्टर आ गया तो इसको भी आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। यानी कि उसकी इनकम कितनी है 1000। क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है कि एक आदमी के पास कुछ रुपए हैं, 20% उसने क्या किया, खर्च कर दिया किससे, ट्रांसपोर्ट पर, ठीक है। 20% उसने परिवहन पर खर्च किया। क्या करना है, इन वैल्यूज को सबसे पहले परसेंट में, तो 1/5, फिर 12.5% वह जो भी बचता है उसका 12.5% खाने पर खर्च कर देता है। 12.5% का मतलब हो गया 1/8। फिर कहा गया है कि जो कुछ भी बचता है लास्ट में 16 सही 2/3%, 16:2/3% किस पे खर्च कर देता है, कपड़े पर। तो 16 सही 2/3% का मतलब हो गया यहाँ पर 1/6, 1/6, ठीक है। और कहा गया सच दैट ही सेव्स 7000। एट लास्ट जब वो ये सब खर्च करने के बाद में देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके पास 7000 रुपए बचे हुए हैं।
7,000 रुपए अगर बचे हुए हैं तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे, ये चीज। लेकिन यहां पर पूछा क्या गया है, ये नहीं पूछा गया है, उससे पूछा गया है कि उसने परिवहन पर खर्च क्या किया, उसने परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया, ये चीज पूछी गई है। तो अगर आप देखो, अगर आपके पास में निकालना क्या है यहाँ पर कि टोटल रुपए अगर आपके पास निकल आते हैं तो उसी का 20% तो परिवहन पे खर्च कर रहा है, उसका 20% हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर चल रहे इसमें तो भाई मान लीजिए कि स्टार्टिंग में 5 रुपए थे, 1 रुपए उसने परिवहन पर खर्च किया, ये 4 हो गया। फिर कहा गया है कि 1/8 उसने खाने पर खर्च कर दिया, यानी कि 8 थे, 1 खर्च कर दिया तो 7 बचा। फिर 1/6 उसने कपड़े पर खर्च किया, इसका मतलब 6 था, 1 खर्च कर दिया तो ये 5 बचा। अब फिर से आप देखो तो ये 5 से 5 कट गया, इस 4 से ये 8 कट गया 2, और यहां बचता क्या है, ये 2 और 6, यहां 7 बचता है, तो ये 12 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए उसके पास में उसकी इनकम थी स्टार्टिंग में, ये वो बचाता है, सेव करता है। तो हमारे हिसाब से उसकी इनकम 12 थी तो वो बचाता कितना है, 7। क्वेश्चन कह रहा है कि वो बचा रहा है 7,000, तो क्वेश्चन की वैल्यू से आप कंपेयर कर दो कि अगर वो 7,000 बचा रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई 1,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 1,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा कि 12,000 रुपए उसकी इनकम थी, 12,000 रुपए उसकी आय थी। ट्रांसपोर्ट बताना है, इसी का 20% तो ट्रांसपोर्ट है, इसका जरा 20% आप निकालेंगे तो इसका 20% क्या आ जाएगा, हम कहेंगे 2400, इसका 20% आ जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट पर जो है उसने खर्च किए। तो बात क्लियर हो रही है इतनी, ठीक है। 2400 मैक्सिमम लोग करते क्या है, जो गलती होती है यहाँ पर, बाकी सब कुछ ठीक है, वो 12,000 निकालने के बाद में 12,000 आंसर ढूंढते हैं, और गलती से अगर 12,000 आंसर दिया हुआ है तो 12,000 लगा देते हैं। 12,000 निकालना है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक आपका 12,000 आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा कि परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर जो खर्चा हुआ है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। 2017 या 2018 में यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए, पढ़ के एक बार कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन आपका निकलता है या नहीं निकलता है। केवल समझने की बात है क्वेश्चन को। कहा गया प्राइस ऑफ ईच टिकट इन अ सर्कस इज ₹12। भाई एक सर्कस में प्रत्येक टिकट का दाम जो है वो 12 रुपए है। इफ प्राइस ऑफ टिकट रिड्यूस्ड देन नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीज्ड बाय 80%। अगर टिकट के दाम में कमी हो जाए, कितनी कमी हो जाए इसकी बात नहीं कही गई है। कहा गया अगर टिकट के दाम में कमी हो जाए तो जो आने वाले लोगों की संख्या है वो 80% बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से जो इनकम है सर्कस की वजह से वो 20% बढ़ जाती है। हमसे पूछा गया है कि टिकट का जो घटा हुआ दाम है वो कितना है, टिकट का घटा हुआ दाम कितना है। अब जो कुछ लोगों को डाउट होता है कि भाई टिकट का दाम घटाने से इनकम कैसे बढ़ जाएगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका रेस्टोरेंट है और 100 लोग रोज खाना खाने आते हैं। आप थाली करते हो, 20 रुपए की एक थाली करते हो, थाली सिस्टम है, 20 रुपए की एक थाली है, 100 लोग रोज 100 लोग खाना खाने आते हैं, तो 20 रुपए के हिसाब से जो आपका 20 रुपए के हिसाब से जो आपका टोटल रेवेन्यू होगा 100 थाली का 2,000 रुपए होगा। एक दिन आपने प्लान किया कि भाई ज्यादा लोग आ रहे हैं तो दाम कुछ कम कर दिया जाए, आपने 10 रुपए कर दिए। अब 10 रुपए करने से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग अब अफोर्ड करने लगे। अब आपकी दुकान में 200 के बजाय, ठीक है, 100 लोगों के बजाय अब 500 लोग आने लगे। पहले 100 ही आते थे, 20 रुपए था तो 2,000 रुपए कलेक्शन होता था। अब 500 लोग आ रहे हैं, 10 रुपए आपने थाली कर दी है तो 5,000 कलेक्शन हो रहा है। तो ध्यान रखिए जब रेट कम होता है, अगर ज्यादा लोग आएंगे तो आपको फायदा होगा। तो अब क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि एक टिकट का दाम 12 रुपए है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टार्ट कहां से करें, सबसे बड़ी समस्या यही है, स्टार्ट कहां से करें। आप लोगों में से भी कुछ लोगों को समस्या यही होगी स्टार्ट कहां से करें इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करो नंबर लोगों से, जितने लोग जा रहे हैं सर्कस में। अब आप कहोगे कि लोगों की संख्या तो दी ही नहीं है, लोगों की संख्या दी नहीं है तो लोगों की संख्या आप अपनी तरफ से ले लो।
कुछ भी ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली परसेंटेज कैलकुलेट कर, परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, तो परसेंटेज के हिसाब से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये विजिटर्स की संख्या हो गई, जितने लोग सर्कस जाते हैं। ये टिकट का दाम हो गया, एक टिकट का दाम, ठीक है। और ये इनकम हो गई, बात आप समझ रहे हो, ये टिकट का दाम हो गया, ये इनकम हो गई, और नंबर ऑफ विजिटर्स हो गए। अब मैं कह रहा हूं, हाँ विजय का आ गया है, 8 आ गया है, सही है, परफेक्ट, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए 100 लोग पहले जा रहे थे, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आंसर में फर्क नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा वैल्यू ऐसी लेनी चाहिए जिससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। 100 रुपए जा रहे थे, 100 लोग जा रहे थे, और एक टिकट 100 लोग जा रहे थे तो 100 टिकट बिक रहे होंगे, और 100 लोग जा रहे थे 100 टिकट बिक रहे होंगे। एक टिकट का दाम अगर 12 रुपए है तो 100 टिकट से टोटल रुपए कितने आ जाएंगे, 1200 आ जाएंगे, ठीक है। एक टिकट का दाम 12 रुपए है, मैंने कहा 100 लोग जा रहे हैं, आप वो वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए इनकम हो गई। हमसे कहा गया है प्राइस, टिकट की प्राइस रिड्यूस हो गई, विजिटर्स इंक्रीज्ड बाय 80%, विजिटर्स इंक्रीज्ड बाय 80%, दर्शकों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी हो गई। अब अगर पहले 100 था, इसमें 80% बढ़ जाते हैं, 100 का 80% क्या होगा, 80 ही होगा, इसीलिए मैंने 100 लिया था, यानी कि अब 180 हो गया, 180 हो गया। टिकट के दाम कम हुए हैं, हमें नहीं पता कितना कम हुआ है, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं। एक दूसरी चीज हमको यह और पता है कि अब जो इनकम है वो पहले के मुकाबले 20% ज्यादा है, पहले के मुकाबले 20% ज्यादा है। तो 1200 के बजाय अब 20% ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 240 ज्यादा मिल रहा है। 1200 का 20% 240 हो जाएगा, तो अब इनकम 1440 है, ठीक है। आप खुद ही सोचो कि आपका मान लीजिए वही है कि रेस्टोरेंट है, आज 180 लोग खाने आ रहे हैं और 180 थाली आपकी बिकी है, लास्ट में आपको जब आपने काउंट किया तो आपको पता चला कि आपके पास 1440 रुपए हैं। 180 थाली बिकी है और 1440 रुपए हैं, एक थाली का दाम पूछा गया है, तो अगर एक थाली का दाम पूछा गया है, आप कहोगे भाई 1440 डिवाइडेड बाई 180, ये 0 से 0 कट गया, 18 से 144, 18 8 144, यानी कि एक टिकट का दाम 8 रुपए हो गया, ठीक है। तो घटा हुआ जो टिकट का दाम है वो 8 रुपए हो गया। कितना घटा, 4 रुपए। दोनों ही चीजें पूछी जा सकती हैं, यहां आपसे घटा हुआ दाम पूछा गया है, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द टिकट पूछा गया है, तो वो 8 रुपए है, ठीक है। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। विजय का केवल आंसर आया था, उसके अलावा और किसी का आंसर नहीं आया है। ठीक है, ठीक है। तो बात क्लियर है इतनी, घटा हुआ दाम जो है वो 8 रुपए है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिमिलर क्वेश्चन आ गया जैसा अभी हमने किया था, फटाफट इसको कर लीजिए। कहा गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड बाई 16:2/3%। एक कस्बे की आबादी जो है 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है। मैंने कहा 16 से ही 2/3%, हम क्या लिख सकते हैं 16 से ही 2/3% को 1/6। ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर कहा गया है, ठीक है, एंड अगेन इट डिक्रीज बाई 37:1/2%। फिर यह 37.5% कम हो जाती है, घट जाती है। कितना, 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%, 3/8 होता है। मैंने आपको बताया था कि कैसे वैल्यू निकालनी है। आप 12 सही, ये बटे में 2 है, आप बटे में 2 वैल्यू देखो कहाँ आती है, आप 12 सही 1/2 में उससे तुलना करोगे तो ये 3 गुना है, 12 सही 1/2 1/8 होता है, तो ये 3/8 हो जाएगा। फिर कहा गया है अगेन इट इज इंक्रीज्ड बाई 57:1/7%। 57:1/7%, ये होता है आपका 4/7। फिर से कहानी वही है, ये बटे में 7 है। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको कहा था 14 सही 2/7%,
बटे में 7 यहाँ भी है, बटे में 7 वाली वैल्यू अगर आपको ध्यान हो ये होता है 1/7। इससे आप जब 57 से 1/7 को कंपेयर करोगे तो वो 4 गुना है, इधर 4 गुना होके ये आपको 4/7 मिल जाएगा। अब इन वैल्यूज को आप पुट करके कैलकुलेट करिए। जो पहली वैल्यू है वो 1/6 इंक्रीज होने की बात कही जा रही है, यानी कि 6 से 7। दूसरी वैल्यू में 3/8 डिक्रीज होने की बात कही जा रही है, यानी कि 8 से 5। जो तीसरी वैल्यू है उसमें 4/7 फिर से इंक्रीज करने की बात कही जा रही है, यानी कि 7 से 11। यही चीज है, 6 से 7 इंक्रीज हुआ, 8 से 5 डिक्रीज हुआ, 7 से 11 इंक्रीज हुआ। ये 7 और ये 7 कट गया, इधर आपका 6 और 8 बचा हुआ है, इधर आपका 5 और 11 बचा हुआ है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 48 हो गया, ये आपका 55 हो गया। हमसे कहा गया है कि इफ आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,65,000, यदि 3 वर्ष बाद कस्बे की आबादी, कस्बे की जो जनसंख्या है वो 1,65,000 है, तो अभी जो है या आरंभिक जो है वो संख्या ज्ञात कीजिए। ये 3 साल बाद वाली, ये इनिशियल वाली बात है, आरंभिक जनसंख्या, ठीक है। ये जो बाद में वैल्यू लिखी जाती है ये आफ्टर, ठीक है, जो भी है 3 साल है तो आफ्टर 3 years। अब आप कंपेयर कर दीजिए, ये 55 है, 55 को कितना कहा गया है, 1,65,000। 55 तिया 165, ये 3,000 हो जाएगा, 3 0 है, तो 3,000 का फैक्टर मिल गया। इधर इसको भी 3,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 96 144 30 1,44,000 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1,44,000 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है इतनी, ठीक है। 1,44,000 जो है वो आंसर आ जाएगा। मूव कर रहे हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, ठीक है। बट मैं बता दूं कि थोड़ा 2 4 5 दिन हम करने क्या वाले हैं कि 2 घंटे, मुझे पता है 5 से 7 है, तो क्लास पूरी 2 घंटे चलेगी, 10-15 मिनट और कवर करेंगे, क्योंकि जैसे मिनिमम जो है क्रैश कोर्स है आपको शेड्यूल मिला होगा, उसमें लगभग 80 घंटे का शेड्यूल है मैथ्स और रीजनिंग का। तो क्योंकि टाइप पेपर आपका नज़दीक आ रहा है, 2-2 दिन अगर लेंगे तो 40 दिन क्लास आपकी चलेगी। मैं सोच रहा हूँ कि 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेके आपकी क्लास को थोड़ा सा पहले ख़त्म कर दिया जाए, जिससे आपको लास्ट में रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। और अगर अपने को भी 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो उसमें मैं कंबाइंड करके एक आध पेपर करा दूंगा सी साइड का, जिससे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पीडीएफ किस चीज की, देखो पीडीएफ प्रीवियस ईयर का तो ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे। प्रीवियस ईयर की पीडीएफ, इनकी पीडीएफ बोलो तो इनकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूं, ठीक है भाई। प्रीवियस ईयर की अगर आप बोल रहे हो तो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं करूंगा क्या कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, जैसे ये परसेंटेज है, जिस दिन परसेंटेज खत्म हो, परसेंटेज का मैं एक काम करता हूं कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई, ये 3 टॉपिक्स के क्वेश्चन एक साथ में करवा देता हूं प्रीवियस ईयर वाले। बीच बीच में जैसे 40 का 40% है, 5/6 वाला क्वेश्चन था, फिर वो सर्कस वाला था, जो अलग अलग है, मैं बोलता रहता हूं कि प्रीवियस ईयर के हैं। उसके अलावा भी जो बच जाते हैं, क्योंकि वो परसेंटेज बेस्ड जितने भी टॉपिक हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, मेरा कराने का तरीका है कि जो जब टॉपिक खत्म होगा तो या तो उसी में जो क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, और जो भी बचते हैं वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस में टॉपिक के एंड में करवा देता हूं। यहां पर क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई में बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो उनको लास्ट में, क्योंकि परसेंटेज आपका क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, डीआई पूछ लेता है, तो परसेंटेज वहां पूछता नहीं है फिर परसेंटेज से स्पेसिफिक क्वेश्चन। बट क्योंकि भाई यूपीएससी है, आपको तैयार रहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ नहीं है इसमें, जरा क्वेश्चन आप पढ़ो और मुझे, मैं 30-40 सेकंड का समय देता हूं, और जरा आप क्वेश्चन निकालो, इसका आंसर निकालो फटाफट। नहीं, सेक्शन वाइज जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो मैं तो क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही, ठीक है, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। बट मेरा क्या है कि सेक्शन वाइज वो ऐसे ही पीपीटी फॉर्मेट में है, जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास ऐसा अलग से पीडीएफ नहीं है, ठीक है। वो पीपीटी फॉर्मेट में बना हुआ है कुछ, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वो अब अगेन वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रीवियस ईयर है। जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको मिल जाएंगे, वो टेंशन मत लो आप, ठीक है।
उसकी हेडेक मतलब वो कवर हो जाएगा, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि उसको मैं पीडीएफ दूंगा या पीपीटी में दूंगा, वो आपके पास होंगे। जब भी हमारा सिलेबस खत्म होगा तो रीजनिंग और मैथ्स का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज आपके पास होंगे। चलो ये क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ ए पोल इज 192 मीटर। एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 192 मीटर है। एक जो मकड़ी है, एक स्पाइडर है, उस पर चढ़ना चाहती है मीटर। स्पाइडर कवर 62:1/2% इन फर्स्ट आवर। पहले घंटे में वो 62.5% चढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन इन फर्स्ट आवर एंड सी कवर्स 12:1/2% इन सेकेंड आवर। और दूसरे घंटे में वो 12.5% किसका? रिमेनिंग का। सी कवर्स 12:1/2% ऑफ रिमेनिंग हाइट। फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पाइडर इन सेकेंड आवर। दूसरे घंटे में मकड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यही चीज निकालनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब बात वही है कि भाई अगर 62.5% निकालो या फ्रैक्शन आप बदल लो, तो अब मुझे पता है कि भाई 12.5% ये कब की वैल्यू है, ये सेकेंड आवर की वैल्यू है, ये होता है 1/8। मैंने कहा ये बटे में 2 है, और जो 62.5% है वो भी तो नीचे बटे में 2 है। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो ये 5 गुना है। भाई ये 12.5 है, ये 62.5 है, ठीक है। 5 गुना 12×5 60 और आधा का 5 गुना 2.5, 62.5 हो गया। ये भी आपका 5/8 है, 5 गुना हो जाएगा तो ये 5/8 हो जाएगा। ये फर्स्ट आवर की वैल्यू है और ये आपका सेकेंड आवर की वैल्यू है। पहले घंटे में वो 62.5% या मैं कह सकता हूं कि 5/8, और दूसरे घंटे में बचे हुए का 12.5% यानी कि 1/8। 9 मीटर आ गया है किसी का। तो आप देखो 192 टोटल हाइट है अगर, तो पहले घंटे में 5/8 किसका? 192 का। अब 192 का अगर 5/8 आप निकालोगे तो इसको मैं कर दे रहा हूं यहीं पे 192 ठीक है, ये आपका हो जाएगा आई थिंक 24, ये आपका आ गया 120। तो ये फर्स्ट आवर की वैल्यू आ गई, पहले घंटे की वैल्यू आ गई। पहले घंटे में मकड़ी कितना चढ़ती है? 120 मीटर। टोटल लेंथ कितनी है? 192। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा पहले घंटे के बाद? तो रिमेनिंग क्या बचेगा? आप कहोगे भाई 192 पहले घंटे में वो 120 जा चुकी है, तो ये 72 बचा। तो सेकेंड आवर में फिर से बात हो रही है कि यही तो वैल्यू इसी का 1/8 किस टाइम में? सेकेंड आवर में, दूसरे घंटे में। तो 1/8 का मतलब ये हो गया कि 9 मीटर। तो ये 9 मीटर। अब ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी का है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई किताब के नाम पे एज सच स्पेसिफिक किताब नहीं है। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपी के मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन, आप उनके थ्रू जा सकते हो। वहां से क्वेश्चंस जो हैं वो कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है। कल परसेंटेज फिनिश हो जाएगा, ठीक है, कल परसेंटेज फिनिश हो जाएगा। और हो सकता है कि हाँ ठीक है पहले ही क्लास खत्म होने से पहले फिनिश हो जाए। अगर टाइम अलाउ करेगा तो तुरंत हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म हुई तो नेक्स्ट क्लास का हम वेट करेंगे। अगर मोस्ट प्रोबेबली ठीक है क्लास एंड तक खत्म होगा, लेकिन अगर टाइम अलाउ करता है तो अगर 20 मिनट का भी टाइम बचता है तो नया टॉपिक यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर देंगे। तो आप तैयार रहिए कि कल परसेंटेज के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पे मूव कर जाएंगे। तो परसेंटेज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो क्लास स्टार्ट होने के पहले लिंक एक्टिवेट हो जाता है। आप कमेंट करके आप बता दीजिए सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कल आपने कराया था, ठीक है, आप उसको दोबारा रिपीट कर दीजिए। जो कुछ भी है वो आप बता देंगे, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। आई होप आज की बातें क्लियर है। कल यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। आप अपनी तैयारी को अच्छे से जमाए रखिए, बनाए रखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।